गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। आज की क्लास हम कल का जो एग्जाम्पल दिया था उसके साथ स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने सॉल्व किया उसको, जो कल एग्जाम्पल दिया था मैंने? यस सर। ओके, कोई परेशानी? नो सर। ठीक है, मैं जो आपने सर पावर, हाँ बोलिए बोलिए। जो आपने कल प्रेजेंटेशन में दिखाया था सर, उसमें एडिशन का नहीं था, लेकिन जो आपने क्वेश्चन दिया था उसमें एडिशन था, बस यही अंतर था। देखिए, एडिशन का मैंने बताया था आपको कि जहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होता है और डॉट डैश लगाने के बाद फिर आप एडिशन लिख सकते हैं, फिर डॉट डैश आ जाएगा। हाँ, स्टार्ट वीडियो में होगा। ठीक है, देखिए मैं शेयर करता हूँ। सर सब्जेक्ट में वेरिएशन आ सकता है? हाँ, सब्जेक्ट में वेरिएशन आ सकता है, कोई इश्यू नहीं है। अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो एक से ज्यादा हो सकते हैं सब्जेक्ट? एक से ज्यादा हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। ओके सर। लिपस्टिक उपस्टिक डाल दीजिए, दिखा देंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल था और इसका मैं सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूँ। आप लोग मैच कीजिए कि आपने जो सॉल्यूशन बनाया है वहां पे क्या गलतियां हैं। गलतियां पंक्चुएशन मार्क्स की सबसे ज्यादा देखना है, ठीक है ना, क्योंकि पंक्चुएशन मार्क्स हम अवॉइड कर देते हैं, लेकिन उसको अवॉइड नहीं करना है। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। हेडिंग जो है वो है बो मेकर से बनेगी, ऑथर एक ही ऑथर है तो उनके नाम से ही हेडिंग बनेगी। टाइटल आएगा, टाइटल के बाद कॉलन लगाने के बाद सब टाइटल आएगा, सब टाइटल के बाद स्लैश आएगा और जो ऑथर है उनका नाम आएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो ऑथर का नाम आता है वो डायरेक्ट फॉर्म में आता है, ठीक है। और उसके बाद डॉट डैश, उसके बाद जो एडिशन दिया हुआ था वो एडिशन, थर्ड एडिशन डालना है, फिर से डॉट डैश हमें डालना है और जो प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है और पब्लिशर है और ईयर ऑफ पब्लिकेशन, इन तीन का जो कॉम्बो है वो हमें ऐड यहाँ पे करना है, ठीक है। प्लेस ऑफ पब्लिकेशन के बाद हमें कॉलन ऐड करना है, ठीक है। कॉलन के बाद पब्लिशर आएगा और उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद ईयर, ईयर के बाद फुल स्टॉप। तो यहाँ पे आपका ये वाला एरिया है फिजिकल बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन का, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एरिया जो होगा वो होगा पेजेस वाला, फिजिकल डिस्क्रिप्शन एरिया। फिजिकल डिस्क्रिप्शन एरिया होगा जहाँ पे पेजेस और सेमीकोलन लगा के आपको साइज ऐड करना है, ठीक है। आपने स्टार्ट कर दिया क्या? जी 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 जी, ये मैं जो कल एग्जांपल दिया था मैंने उसका मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। ये फर्स्ट मेन एंट्री है, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कीजिए कि आपकी गलतियां कहाँ कहाँ रह जाती है। अगर कहीं भी कोई गलती है तो फिर आपको उस पर थोड़ा ध्यान देना है, उसको इम्प्रूव करना है। प्रैक्टिस, ये सारा प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से ही हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। हम रूल अगर जानते भी हैं तो दैट डजंट मीन कि हमें रूल पता है तो हम उसको अप्लाई कर लेंगे। जब एप्लीकेशन का टाइम हो आएगा तो हम कुछ चीज़ें हो सकता है कि इग्नोर कर दें, कुछ ओवरलुक हो जाए। तो जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे बार बार, तब तक हमें ये चीज़ें हमारे ध्यान में नहीं आएगी। वो कहते हैं ना कि हमारे हाथ को पता होना चाहिए कि हमें क्या लिखना है। कई बार माइंड कुछ अलग कहता है लेकिन हमारे हाथ को पता होता है तो हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे बाइक हम चलाते हैं तो दिमाग से ज़्यादा हमारी बॉडी को पता होता, हाथ पैर को पता होता ब्रेक कब लगाना है, हाथ को लगाना है, ठीक है, हाथ को पता होता है। तो हमारे हाथ को पता होना चाहिए हमें क्या लिखना है, कहाँ कौन से एरिया में क्या आएगा, वो ऑटोमेटिकली फिर आप वैसा ही लिखोगे। वो तब आता है जब आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट है इकोनॉमिक रिसर्च, तो यहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स लिखा है डैश रिसर्च लिखा है। आप इकोनॉमिक रिसर्च भी लिख सकते हो,
ठीक है, हो सकता है कुछ केवल इकोनॉमिक्स ही लिखें, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने क्लास नंबर बनाया है, यहाँ पे टेबल 1 से 072 लिया हुआ है, ठीक है, ये है इकोनॉमिक्स का नंबर, उसके बाद 072 जो रिसर्च का नंबर है, ठीक है, तो ये इकोनॉमिक रिसर्च, रिसर्च इन इकोनॉमिक्स है। मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिया है इकोनॉमिक्स डैश रिसर्च, और दूसरी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी टाइटल की। तो इस ये जो एग्जांपल है इसमें टोटल 3 एंट्री बनेगी, एक मेन एंट्री, एक बनेगी सब्जेक्ट एंट्री और थर्ड बनेगी टाइटल एंट्री। ठीक है सर हाँ बोलिए। सर अगर इकोनॉमिक्स के अगर सिर्फ इकोनॉमिक्स लिखे है तो फिर वो गलत हो जाएगा? नहीं गलत तो नहीं होगा, गलत नहीं देंगे। अब ये देखिए, ये चीजें डिपेंड करती है जो एग्जामिनर है ना उस पे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बनाना है वो एग्जाम नहीं है, यहाँ पे प्रैक्टिस है कैटलॉगिंग कार्ड कैसे बनाना, उसके क्या सारे रूल फॉलो किए जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सब्जेक्ट अगर गलत है तो आपके मार्क्स कटेंगे। हाँ एक चीज है कि आपका अगर सब्जेक्ट बिल्कुल ही गलत है तो फिर हो सकता है कि आपके मार्क्स कट जाए। सर अगर इकोनॉमिक्स के बाद रिसर्च लिख रहे हैं तो ही हम लोग डैश देंगे ना, अनलेस नहीं देंगे। हाँ देखिए, कुछ होता है कि कई बार हम सब्जेक्ट डायरेक्ट फॉर्म में लिखते हैं और कई बार हम हायरार्किकल फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हायरार्किकल फॉर्म में लिखा हुआ है। मैंने इकोनॉमिक्स लिखा है और फिर डैश रिसर्च किया है। अगर आप इकोनॉमिक रिसर्च लिखते तो भी वो सेम ही होता। ठीक है, जैसे मैंने कल बताया था कि इंग्लिश लिटरेचर डैश फिक्शन, या फिर कोई सीधा लिखेगा इंग्लिश फिक्शन, तो सेम ही है। सर जब हम लोग यहाँ पे टाइटल लिखेंगे तो उसको कैपिटल में लिखेंगे या ऐसे ही? नहीं, टाइटल कैपिटल में नहीं आएगा, सब्जेक्ट कैपिटल में आएगा। सब्जेक्ट हमेशा कैपिटल में आता है, उसका भी रीजन है। ठीक है, उसका रीजन ये है कि बहुत बार जो सब्जेक्ट होता है और टाइटल होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, सब्जेक्ट और सर टाइटल एक्चुअली बहुत, हाँ बहुत बार सेम सर होता है। बोलिए। क्वेश्चन में तो कैपिटल में लिखा हुआ था। किसमें? टाइटल? टाइटल क्वेश्चन में कैसे Yes. भी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको टाइटल देख के, वो क्वेश्चन देख के उस तरह से नहीं लिखना है। टाइटल, ये इस टाइटल की जब अगर बात कर रहे हैं ना, तो इसमें केवल फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, उसके बाद पूरा स्मॉल लेटर होगा, अनलेस एंड अनटिल इट इज अ नाउन टर्म। अगर इसमें कोई टर्म ऐसा है जो नाउन है तो ही आपको उसको कैपिटल में लिखना है, अदरवाइज आपको कैपिटल में नहीं लिखना है टाइटल को। एग्जाम्पल में हो सकता है कि यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ पे कैपिटल में लिखा हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने आंसर में क्या लिखना है, यहाँ तो मैंने, देखिए इसमें तो पूरा ऑथर का नाम भी पूरा कैपिटल में लिखा हुआ है, सब कुछ कैपिटल में लिखा हुआ है, तो हमें वो सब कुछ कैपिटल में नहीं लिखना है, हमें हमारे रूल के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, और जब टाइटल हम लिखते हैं तो केवल फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ठीक है, और उसके सर बाद ऑथर का नाम, सर क्या ऑथर का नाम डब्ल्यू वॉमेकर नहीं लिखेंगे हम? जब लिखा हम है ना, लिखेंगे पहले तो, सिमोन डब्ल्यू क्योंकि बोमेकर। मैंने डब्ल्यू वॉमेकर लिखा है। कहाँ? हेडिंग में? हाँ सर यहाँ पे, हाँ जी सर। हेडिंग में डब्ल्यू बोमेकर नहीं आएगा, केवल सरनेम आएगा। डब्ल्यू इज हिज मिडिल नेम। ओके सर। ठीक है, और शायद यहाँ पे अगर मैंने दिया है तो फिर आपको ये पता भी चल जाएगा। यहाँ पे देखिए आंसर यहाँ पे दिया भी है एग्जाम्पल में भी। अगर एग्जाम्पल में ये दिया है दैट मीन्स कि DOW से ही हेडिंग शुरू हो रही है। अगर समझिए कि अगर आपने W कर दिया ना, यहाँ पे डब्ल्यू बोमेकर कर दिया, तो फिर चाहे आपकी सब चीजें सही हो, अगर ये गलत है तो आपका पूरा आंसर गलत होगा। ठीक है, ये बहुत ध्यान से याद रखिएगा। अगर यहाँ पे आपने गलती कर दी और उसके बाद चाहे ये पूरा सही है, पूरा करेक्ट 100% करेक्ट हो, लेकिन यहाँ गलती है तो आपका 0 हो जाएगा वो। फिर कोई कुछ नहीं देखेगा, ना ही एडेड एंट्री देखेगा, ना ही मेन एंट्री देखेगा। आपकी हेडिंग गलत मतलब आपका आंसर गलत, और आंसर गलत मतलब 0 मार्क्स, हेडिंग गलत मतलब 0 मार्क्स। तो सर हम सबसे पहले सरनेम लेंगे बस, उसके बाद और कुछ? यस, पहले आपको सरनेम लगाना है, फिर कॉमा लगाना है,
फिर फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम। ओके सर। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखिए कि अगर आपकी हेडिंग गलत हो गई तो फिर बात की कोई चीजें मैटर ही नहीं करती है, वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और सर अगर हमने ये नाम सेकंड लाइन से शुरू कर दिया तो भी गलत हो जाएगा? हाँ, हेडिंग सही होना चाहिए। नाम सेकंड लाइन पे कैसे शुरू करोगे आप? अगर ये लाइन अगर आपने यहाँ पे कर दिया तो भी वो गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर ये सही है तो ही आगे का इवोल्यूशन शुरू होगा, वरना आगे का इवोल्यूशन ही शुरू नहीं होता। वहीं पर वो कट कर देंगे एग्जामिनर जो भी होंगे। ठीक है सर कल आप बोले थे कि अगर टाइटल से बन रहा है तो ही हम लोग सेकंड इंटेंशन से स्टार्ट करेंगे, ये फर्स्ट इंटेंशन से स्टार्ट करेंगे। क्या? ये हेडिंग हमेशा फर्स्ट इंटेंशन से ही शुरू होती है, चाहे वो टाइटल हो, चाहे वो ऑथर हो, चाहे वो टाइटल हो। ठीक है, अगर हेडिंग टाइटल से शुरू हो रही है तो भी वो यहीं से शुरू होगी, लेकिन वो उसकी जो सेकेंड लाइन है वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो फिर हैंगिंग फॉर्मेट का यूज कब करेंगे? ये फिर हैंगिंग फॉर्मेट ही तो है जो मैं बता रहा हूँ। देखिए जो लाइन में कर रहा हूँ वो हैंगिंग फॉर्मेट है। अगर आपकी हेडिंग जो टाइटल से शुरू हुई तो वो यहाँ से शुरू होगा और उसकी सेकेंड एंड थर्ड लाइन यहाँ से होगी। सर तो मतलब किसी भी केस में सेकंड इंटेंशन से स्टार्ट नहीं होगा? नहीं, सेकेंड इंटेंशन से हेडिंग किसी भी केस में स्टार्ट नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है, इन एनी केस सेकेंड इंटेंशन से हेडिंग स्टार्ट नहीं होगी, हेडिंग यहीं से शुरू होगी, चाहे जो भी केस हो। ठीक है, इन 100% ऑफ द केसेस हेडिंग यहीं से शुरू होगी। आपको हेडिंग फर्स्ट इंटेंशन से ही शुरू करना है। हाँ, अगर यहाँ पे जैसे ऑथर से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया तो फिर बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन एरिया यहाँ से शुरू होगा। लेकिन अगर आपकी टाइटल से एंट्री बन रही है तो वो यहाँ पे खत्म नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे खत्म नहीं होगा तो सेकेंड लाइन यहाँ पे जाएगी, वो हैंगिंग फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, सर जब टाइटल एंट्री अगर एक लाइन में खत्म नहीं हुआ तो उसको दूसरा नहीं, लाइन में टाइटल लिख सकते जो हैं। है ना वो हेडिंग है, तो यहाँ पे वो सुपर हेडिंग है तो उसको आप यहीं पर लिखोगे। ठीक है, उसके लिए आपको इसमें नहीं जाना है, ये यूज नहीं करना है टाइटल एंट्री या एडेड एंट्री के लिए। सर एक लाइन में खत्म नहीं हुआ तो दूसरा लाइन में लिख सकते हैं ना? हाँ, यहाँ पे, लेकिन इसके ऊपर ही ये वाला जो हेडिंग है ना इसके ऊपर ही लिखना है आपको। ठीक है सर। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? सर एक बार दोबारा बता दिया क्या है टाइटल एंट्री इज स्टार्टेड टाइटल सेकंड इंटेंशन। अगर टाइटल एंट्री देखिए, एनी हेडिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट इंटेंशन ओनली, एनी हेडिंग। ठीक है, कोई भी हेडिंग हो, चाहे वो टाइटल हो, ऑथर हो, कंट्री का नाम हो, जो भी हो, जर्नल का नाम हो, जो भी हो, एनी। ठीक है, एनी हेडिंग वो यहीं से शुरू होगी फर्स्ट इंटेंशन से। अगर ऑथर की एंट्री है, ऑथर हेडिंग में आ रहा है तो ऑथर तो यहाँ पे नाम खत्म हो जाएगा, ज्यादा यहाँ खत्म हो जाएगा, लंबा होगा तो उससे ज्यादा लंबा नहीं होगा। लेकिन अगर टाइटल से हेडिंग आ रही है तो फिर वो आपका यहाँ पे खत्म नहीं होगा, वो फिर सेकंड लाइन में जाएगा और सेकंड लाइन फिर हैंगिंग फॉर्मेट में आ जाएगी, यानी सेकंड लाइन सेकंड इंटेंशन में आएगी। वो यहाँ भी खत्म नहीं हो रहा तो फिर थर्ड लाइन भी सेकंड इंटेंशन से होगी। जब तक ये पैराग्राफ कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको इसको सेकंड इंटेंशन में रखना है। ठीक है सर, इमेजिनरी लाइन का किस कंडीशन में यूज करते हैं? ये इमेजिनरी लाइन ही है, ये जो फर्स्ट इंटेंशन है ये इमेजिनरी लाइन है, ये भी इमेजिनरी लाइन है। और यहाँ पे मैंने आपको 2-3 इमेजिनरी लाइन बताई थी ना, तो यहाँ पे अगर आप लिख रहे हो तो फर्स्ट इमेजिनरी लाइन पे फर्स्ट लाइन लिखोगे, सेकंड पे अगर यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा तो फिर दूसरी लाइन आएगी। ठीक है, नो सर, सेकंड इंटेंशन के बाद भी एक होती है, मैंने बुक्स में पढ़ा था। ये वाली ना, ये वाली वो इसलिए होती है कि हाँ। आप थोड़ा सा गैप छोड़ दो, इसमें लाइन के ऊपर से नहीं लिखना है आपको। ये वाली इमेजिनरी वर्टिकल अच्छा। इमेजिनरी लाइन का बात कर रहे हो ना, वो इसलिए होती है कि आपका जो है ना एक लाइन में आप सब कुछ लिखो। ठीक है, ये एक लाइन में आप लिख रहे हो ना। अच्छा। आया समझ में?
सर अभी आपने लेकिन ऊपर बोला था कि जब भी हम टाइटल एंट्री करेंगे तो वो स्टार्ट होगा सेकंड इंडेंशन से, ऊपर जो एक छोटा सा कॉलम बना है वहां पे उतने में ही हमें लिखना पड़ेगा। हाँ, उतने में ही लिखना है। तो ये वो जो पूछ रही थी। अगर आपका जो टाइटल है, जो टाइटल एंट्री है वो आपको इतने में ही लिखना है, ठीक है। ये जो जगह है ऊपर की उतने में लिखना है, ठीक है। आपका टाइटल बड़ा है तो आप थोड़ा ऊपर से लिखिए फिर, क्योंकि सेकंड लाइन के लिए जगह रखना है। ऐसा नहीं है कि यहीं पर खत्म कर दिया फिर जगह ही नहीं है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखिए, फिर नीचे सेकंड लाइन अगर जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। सर अगर एक कार्ड में ये पूरा अट नहीं रहा तो फिर क्या करेंगे? अगर पूरा एक कार्ड में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे लिखिए कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट कार्ड। यहाँ पे लिखिए कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट कार्ड, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड पे लिखिए कंटिन्यूड, बस नेक्स्ट कार्ड लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे लिखिए और नेक्स्ट कार्ड एक और ब्लैंक कार्ड लीजिए, उसके ऊपर फिर आपको यानी नेक्स्ट जो कार्ड होगा उसके ऊपर आप लिखिए, ठीक है। उसमें यहाँ पे आप लिखे हुए कंटिन्यू, ठीक है, यहाँ पे लिखो। तो 2 कार्ड का यूज करके आप एंट्री कंप्लीट करो, ठीक है। तो सर जो फर्स्ट कार्ड होगा उसके बॉटम में लिखेंगे और जो सेकंड कार्ड होगा उसके फ्रंट हाँ, में। फर्स्ट कार्ड के बॉटम में और सेकंड कार्ड के टॉप में, ठीक है। आ गया समझ में? कोई और क्वेरी Yes, हो, sir. कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिए इसके रिगार्डिंग, ठीक है। यहाँ पे ये मेन एंट्री हो गई, ये सब्जेक्ट एंट्री हो गई और ये टाइटल एंट्री। तो टोटल 3 एंट्री बनेगी इस एग्जांपल में आपके पास। सेकेंड एंट्री बनाएंगे हम, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे कैपिटल में लिखा है इकोनॉमिक्स बेस रिसर्च। सब्जेक्ट को हमें कैपिटल में लिखना होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है टाइटल और ये सब्जेक्ट एक ही होता है, तो फिर पता नहीं चलता है कौन सा टाइटल एंट्री है और कौन सा सब्जेक्ट एंट्री है। इसलिए जब हम सब्जेक्ट को कैपिटल में लिखेंगे तो हमें पता चलेगा जो सब्जेक्ट जो कैपिटल में है वो सब्जेक्ट एंट्री है, ठीक है। आ गया समझ में? उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है टाइटल एंट्री। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा टाइटल लिख देना है और टाइटल में केवल फर्स्ट टाइटल लिखना। अगर सब टाइटल भी है तो आपको सब टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो आपका ओरिजिनल कार्ड दिखे, इसी कार्ड को मैंने केवल इसकी जो इमेजिनरी लाइंस है वो हटा दी, तो वो इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद आती है उसकी मार्क एंट्री। अब मार्क एंट्री में आपको क्या करना है, मार्क एंट्री देखिए, मार्क एंट्री अगर आप करेंगे ना तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक थोड़ा सा रास्ता बताता हूँ। अब ये पूरा आपके पास एग्जाम्पल है, आपको टैग भी याद है, और जब मार्क एंट्री करेंगे ना तो जो आपके टैग्स रहेंगे वो भी जो स्मॉलर से हायर की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। 000 से बढ़ना चाहिए और 999 की तरफ। ऐसा नहीं है कि पहले आपने 300 लिख दिया फिर 100 लिख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे छोटा जो टैग है वो सबसे पहले आएगा और सबसे लास्ट वाला जो टैग है 999 वाला वो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। इंक्रीजिंग नंबर्स की तरह आपको लिखना है, ठीक है। अब उस तरह से आपको लिखना है तो आप करोगे क्या, आप कैसे उसको लिखोगे? आप यहाँ पे जो आपका एग्जाम्पल रहेगा ना वहाँ पे आप टैग नंबर लिख दीजिए। जैसे ये टाइटल है, टाइटल के लिए कौन सा टैग आएगा 245, ठीक है। ये मेन ऑथर है, मेन ऑथर के लिए आएगा 100, ठीक है।
ये पब्लिकेशन डिस्क्रिप्शन है, तो पब्लिकेशन डिस्क्रिप्शन के लिए कौन सा आता है? 250 या कौन सा है? 300 शायद, 250 या 300। सर एडिशन के लिए 250 है, एडिशन के लिए 260 इज फॉर फिजिकल डिस्क्रिप्शन ना, 250 एडिशन के लिए, तो 260 पब्लिकेशन है 3। ओके, हाँ बोलिए। ये टैग हमें याद करना पड़ेगा क्या? क्या ये टैग सब हमें याद करना पड़ेगा? टैक्स देख लीजिए, टैक्स डिपेंड करता है। वो मैंने कल जैसे कहा था कि आप आपकी बुक आपने देखी है, उसमें एक पूरी टैग की लिस्ट है 2-3 पेजेस की, 2-3 पेज Yes, की sir. लिस्ट है जिसमें सारे टैग पेज नंबर 1 इम्पोर्टेंट टैग है। ठीक है, वो आपको कॉपी कर लीजिए, आप एग्जाम रूम में ले जाइए, उनको बोलिए कि ये हमारे लिए यूजफुल है, इसके बिना हम कार्ड्स जो मार्क एंट्री है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर वो अलाउ करते हैं तो आप रखिए, अगर अलाउ नहीं करते हैं तो फिर आपको याद भी रखना होगा। तो कुछ कुछ 10-12 टैग ऐसे हैं कि जो कॉमन है, उसको आप याद रखिए। जैसे टाइटल का है 245, ऑथर है 100, पब्लिकेशन है 260, ठीक है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन है 300, ठीक है, ISBN है 020, एडिशन है 250। ठीक है, तो ये कुछ अगर एडेड ऑथर है तो 700 में आ जाएगा। सब्जेक्ट है वो आएगा 650। सर मेन ऑथर का 100 है। मेन ऑथर 100, फर्स्ट ऑथर 100 आएगा टैग। हेलो हाँ बोलिए। सर, ये तो फिर भी याद करने लायक है, मतलब याद किया जा सकता है, लेकिन मुझे एक चीज, एक का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। जहाँ पे डॉलर के साइन लगे हुए हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कई डॉलर जगह देखिए, मैंने डॉलर है ना देखा सब फील्ड के लिए है। जो डॉलर्स हैं यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये वाला ना, हाँ। ये जैसे फील्ड है और इसकी सब फील्ड्स भी होती है। ठीक है, तो ये सब फील्ड नंबर ए है, इसके अंदर और भी सब फील्ड्स हैं। ठीक है, तो फील्ड को सब फील्ड में डिवाइड करने के लिए ABCD इस तरह से, या 1 2 3 4 इस तरह से नोटेशन यूज किए हुए। ठीक है, अब जैसे सर 245 में ये देखिए। किस तरीके से हो पाएगा सर? यस, ये डॉलर ए लिखा है, फिर ए कंटिन्यू है, फिर डी है, फिर ए है, फिर बी है। तो ये याद करना थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल है कि इसको किस तरीके से, या तो फिर हमें इसका लॉजिक पता होना चाहिए कि हम कैसे लगा रहे हैं इस डॉलर का साइन। हाँ देखिए, उसके लिए आपको कहाँ पे मार्क क्या देखना लगना पड़ेगा। चाहिए? देखिए रुके रुके, मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। वो आपको फिर मार्क पता होना चाहिए थोड़ा। अब आपको अगर लॉजिक इसका पता होगा ना, शेयर करता हूँ आपके साथ। मार्क टैग मैंने शेयर किया। ठीक है, ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ये सब फील्ड कोड्स हैं। अब ये पर्सनल नेम $1 तो $A लगाना है आपको। अगर उसके साथ उसकी डेट ऑफ बर्थ आपके पास है तो वो $D में जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से टैक्स है। अब अगर हम और उसमें जाते हैं, सर अब ये वाला स्लाइड शेयर करेंगे हमारे साथ में, मतलब ये मिल जाएगा? देखिए मैंने जो PPT बताया है ना वो मैं शेयर करूंगा। ये तो वेबसाइट है, इसको आप है ना गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की वेबसाइट पे पूरे मार्क टैग दिए हुए हैं। इवन आपकी बुक में भी मार्क टैग दिए हुए हैं। वहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर समझना, यहाँ आपने बहुत अच्छे से दिखाया है। नहीं, ये कॉम्प्लिकेटेड कहाँ है? क्यों कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको? वहाँ पे सिंपल है ना, मैं सर वहाँ बताता हूँ। ढूंढना पड़ रहा है वहाँ पे बहुत हमें। नहीं नहीं, देखिए मैं बता, आपने शायद पता नहीं क्या देखा। रुकिए मैं बताता हूँ आपको फिर से।
देखिए मैं एक फाइल शेयर करता हूँ आपके साथ। देखिए ये आपकी जो बुक है ना, उसके अंदर एक अपेंडिक्स है, पेज नंबर 108, ठीक है, यूनिट 11 227। ये वाली फाइल देखिए, ये वाले पेजेस देखे आपने। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे टैग जो हैं, टैग हैं, उसका कंटेंट्स की जगह यहाँ पे समझिए डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे सब फील्ड कोड है और ये डेटा है। हमें डेटा क्या ऐड करना है वो। अब यहाँ पे आपके लिए जो काम के टैग्स है आप उसको नोट कर लीजिए बस। जैसे यहाँ पे आपके लिए जो काम के टैग्स हैं वो हैं 0 to 0 काम में आएगा आपको, ठीक है। फिर ये तो ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, 0 to 0 काम का है ये वाला टैग। फिर है, फिर सीधा 100 आएगा, 82 आएगा, यस, DDC नंबर है ये 82 है, ठीक है, ये टैग आपके काम का है, ठीक है। फिर 100 पर्सनल नेम आपके काम का टैग है, ठीक है। उसके बाद ये अगर कॉर्पोरेट एंट्री है तो फिर 110 भी आपके काम का हो जाएगा। अगर कॉर्पोरेट एंट्री नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट एंट्री मैं आपको बाद में समझाऊंगा। सर ये हमें ये भी याद करना पड़ेगा ना, जैसे मेन एंट्री में ये 0 नीचे माइनस का साइन है, 1 फिर माइनस का साइन है, ये वाला इस तरीके से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए ये इंडिकेटर्स है, ये इंडिकेटर्स है, इसीलिए मेरा मानना ये है कि ये ना एग्जाम्स में ये शीट अलाउ होना चाहिए हर किसी को। ये सारे इंडिकेटर्स और उसके साथ सब टेक्स्ट भी बहुत सारे होते हैं, तो वो सारे याद नहीं होते और नहीं उसको याद करने की जरूरत होती है। एज एन इंडिविजुअल हम लोग ज्यादा ये मेन टैग याद करते हैं, ठीक है। अब उसके बहुत सारे इंडिकेटर्स क्या हैं, फिर उसका समझिए कि सब टाइटल्स, सब टेक्स्ट क्या हैं, सब फील्ड्स, इसलिए एग्जाम्स में ये अलाउ होना चाहिए और होता भी होगा। आई डोंट नो, क्योंकि मैं एग्जामिनेशन प्रोसेस में नहीं हूँ, इसीलिए मैं सबको यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसकी कॉपी लेके जाइए और अगर आपको अलाउ कर रहे हैं तो फिर आप यूज। सर ये अलाउड नहीं होता है, नहीं करते हैं अलाउ, अलाउड नहीं होता है ये। आई डोंट नहीं सर, आरसी वाले अलाउ नहीं करते। हाँ, तो अलाउ अगर नहीं करते हैं फिर आप देखिए, फिर आपको याद ही करने पड़ेंगे ये, और कुछ नहीं। इसमें है ना फिर हमें दोनों चीजें याद करनी पड़ेंगी। देखिए जो इंडिकेटर है ना उसमें आप डैश कर दीजिए, कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए इंडिकेटर का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। 100, अब यहाँ पे 0 1 and 3, अब इसमें गलत भी हो सकता है, मैं आपको सीधा उसी से दिखाता हूँ। सर यहाँ पे इंडिकेटर में डैश की जगह हैश दे सकते हैं? नहीं, हैश नहीं देना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ इंडिकेटर्स। ओके, ये देखिए ये 100 मेन एंट्री पर्सनल नेम, देखिए ये मेन एंट्री पर्सनल नेम 100, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिकेटर है 0 1 and 3, ठीक है। 0 का मतलब होता है फोर नेम, यानी आपका जो नाम है, जो आप डेटा फील्ड में जो नाम लिखोगे वो फोर नेम से शुरू हो रहा है, ठीक है। और जब आप इंडिकेटर में 1 लिख रहे हो, दैट मीन्स कि आप जो नाम है वो सरनेम से शुरू हो रहा है। और जो 3 अगर लिखा हुआ है इंडिकेटर में, दैट मीन्स यानी मशीन उसे वो रीड करती है कि वो जो नाम है डेटा फील्ड में वो फैमिली नेम से शुरू हो रहा है, ठीक है। आया समझ में आपको? ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेट करते हैं कि डेटा फील्ड में जो हम डेटा भर डाल रहे हैं वो क्या है, वो डेटा कैसे शुरू हो रहा है, वो क्या डेटा है ऐसा, ठीक है। और वैसे ही आप किसी और में फील्ड में भी जाएंगे, जैसे हम 245 में अगर हम जा रहे हैं, ठीक है। सर बुक में सब कुछ है। हाँ
में दे रखा है सर। दिया हुआ है ना, यस। तो ये सारे इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर्स आप है ना एक काम कीजिए, आप उसको छोड़ दीजिए। इंडिकेटर्स जरूरी नहीं है कि आप वहां पे ऐड करें, आप या तो डैश कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि गलत लिखने से अच्छा है कि हम ना लिखें, अगर आपको अलाउ नहीं किया जा रहा है तो। फिर अगर याद है तो, अगर याद कर पा रहे हो तो याद कर लीजिए। और ऑथर में तो देखिए, ऑथर में मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है कि जब हम सरनेम से एंट्री शुरू कर रहे हैं, तो सरनेम से हम लिख रहे हैं तो इंडिकेटर में हमेशा 1 लिखिए। एक एक टैग के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा अगर आपको याद करना है तो, ठीक है। आ गया समझ में आपको? अब यहाँ पे जैसे 245 है, अगर 245 में अगर 245 का जो टैग है टाइटल है, क्या वो एडेड एंट्री है या नहीं है? अगर वो एडेड एंट्री है, एडेड एंट्री कब होता है? जब मेन एंट्री ऑथर एंट्री होती है तो, ठीक है। तो आपको अगर मेन एंट्री 100 में अगर आपने ऑथर को ऐड किया तो यहाँ पे आप नो एडेड एंट्री में डाल दीजिए, 1 डालिए, ठीक है। जहां जहां आप 100 में ऑथर का नाम डाल रहे हो 1, तो यहाँ भी वो 1 ही आएगा। अगर ऑथर में 1 आ रहा है तो टाइटल में भी 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। यानी अगर ट्रेसिंग में टाइटल एंट्री नहीं है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, नो टाइटल एंट्री इज मेड either because no title entry is desired or because the title added code is not traced in the same field as the title field 245. Value 0 is always used when 100 field is not presented in the record. ठीक है, 100 को अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या ऐड करना है? 0 ऐड करना है, ठीक है। अगर 100 हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ भी फिर हमें यहाँ भी 1 लिखना है। आया समझ में? या नहीं आया? यस सर आया। आ गया ना? ठीक है, तो आपको एक एक टैग के ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा इसको, है ना। आप एक एक टैग को ट्राई कीजिए सीखने का। हाँ, अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है देन यू कैन आस्क मी, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, बता दूंगा उसका क्या मीनिंग है। क्योंकि अगर आप एक बार मीनिंग समझ गए ना, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, उसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आएगी चीजें कि वहां पे डैश है तो उसका यानी 0 लिखा है तो क्या मतलब है, 1 लिखा है तो क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ पे इसके सारे देखिए टैग्स हैं, और मैक्सिमम टैग्स में अगर जो सिंगल फील्ड टैग होते हैं वहां पे एक ही $A ही लिखना है आपको। मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होगा, ठीक है। जिसके अंदर सिंगल डेटा भरना है हमें तो वहां पे $A ही भरना है, ठीक है। केवल एक 260 300 वाला है फिजिकल डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे A के बाद B नहीं है, A के बाद सीधा C है, ठीक है, इन जनरल केसेस। क्योंकि बी जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए होता है, तो जहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है वहां पे फिर ए के बाद सीधा सी आ जाएगा। देखिए मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। नहीं 250 आ गया, 260। देखिए अब यहाँ पे देखिए प्लेस ऑफ पब्लिक, नहीं पब्लिशर वाला नहीं है, 300 हमें उसमें जाना था, फिजिकल डिस्क्रिप्शन। देखिए अब यहाँ पे एक्सटेंट लिखा है, ठीक है। एक्सटेंट लिखा है मतलब नंबर ऑफ पेजेस, जो हम कार्ड में लिखते हैं ना, ऑक्सिलरी पेजेस, फिर कॉमा मेन पेजेस, तो वो यहाँ पे आएगा।
उसके बाद जो साइज लिखते हैं वो यहाँ पे आती है सी में, ठीक है। अगर इल्यूस्ट्रेशन है तो वो बी में जाएगा, अगर नहीं है तो फिर ए के बाद सीधा सब फील्ड ए आएगी और उसके बाद सब फील्ड सी आएगी, ठीक है। अगर कोई एग्जांपल हो जिसमें ये लिखा है कि सीडी की साइज दी हुई है 1 CD, ठीक है, 4x6 फ्लॉपी, ऐसा कुछ भी लिखा है तो वो फिर ई में जाएगा, एकम्पनिंग मटेरियल, ठीक है। लेकिन वो बहुत वास्ट मार्क एंट्री हो जाएगी, तो वो उस लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मार्क में हम एंट्री कर रहे हैं तो फिर वो वहीं पर आएगा, ठीक है। आ गया समझ में? सर एक यस एग्जांपल सर। के साथ समझा दीजिए। इसका एग्जाम्पल देखिए नीचे है, देखिए यहाँ पे, इसके नीचे देखिए, यहाँ पे देखिए डॉलर ए, नहीं ये वाला देखिए डॉलर ए, ठीक है, डॉलर ए 149 पेजेस, फिर डॉलर सी 23 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए डॉलर ए 11 वॉल्यूम्स, डॉलर बी इल्यूस्ट्रेशंस, डॉलर सी साइज, ठीक है। अब डॉलर ई वाला बताता हूँ आपको मैं, डॉलर सी, डॉलर ई वाला एग्जांपल है या नहीं? सर यहाँ पे भी हैश हैश लिखे हैं, ये क्या है, इसी में याद करना पड़ेगा? ये इंडिकेटर है, देखिए यहाँ पे इंडिकेटर, यहाँ पे अनडिफाइंड है, यहाँ पे दोनों जगह अनडिफाइंड है, कुछ डिफिनेशन नहीं दी हुई, इसलिए हैश लिखा हुआ है। तो वो इंडिकेटर में इस जैसे 300 की जो फील्ड है उसमें इंडिकेटर में आपको हैश लिखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई अलग डेफिनेशन नहीं दी हुई है कि 0 के लिए क्या होगा, 1 के लिए क्या होगा, अनडिफाइंड है, ठीक है। अनडिफाइंड है तो हैश, ठीक है। लेकिन इतना डीप में है ना, आपकी बुक में भी नहीं होगा। अब आपकी मैं आपको बुक बताता हूँ, ठीक है। अब आपकी बुक आप देखिए, उसमें भी इतना डीप में नहीं है। यहाँ पे 300 देखिएगा, देखिए डैश डैश कर रखा है, छोड़ दिया, ठीक है। मैक्सिमम जगह देखिए यहाँ पे डैश डैश किया हुआ, छोड़ दिया, कुछ नहीं, ठीक है। और देखिए 245 में मैंने आपको एडेड एंट्री नॉन एडेड एंट्री का कहा था ना, 245 में यहाँ पे भी देखिए 01X ऐसा लिखा है, ठीक है। यहाँ भी क्लियर नहीं है, लिखा है यहाँ पे, लिखा है 0 और 1, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है वो कहीं पे यहाँ पे एक्सप्लेन इस बुक में शायद नहीं किया गया है। और अगर इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया तो आप कैसे लिखोगे? टाइटल इज ओनली एन एडेड एंट्री, देयर इज ऑलरेडी, हाँ लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसका मतलब ये 1 अगर आप लिख रहे हो तो उसका मतलब ये है कि टाइटल एक एडेड एंट्री है, ठीक है। तो वो कब एडेड एंट्री होगी? जब आप 100 को यूज कर रहे हैं, 100 को यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स वो मेन एंट्री हो गई, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे फिर 1 आएगा। और अगर वहां अगर मैं 100 में कोई ऑथर आप नहीं ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे फिर क्या होगा? यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा। टाइटल जो है वो मेन एंट्री में है, तो उसका मतलब ये है टाइटल इज द मेन एंट्री, ठीक है। आया समझ में? टाइम लगेगा, इसको थोड़ा आपको रीड करना पड़ेगा। सर इसमें क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा? क्या हुआ? आई एम नॉट गेटिंग। हेलो हाँ बोलिए। सर, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इसमें? क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन तो देखिए, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, मैं बताता हूँ अब आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन कुछ नहीं होगा, आपको यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल दिया होगा, ठीक है। उस एग्जाम्पल के ऊपर ये लिखा होगा कि आपको इसकी
मार्क एंट्री और इसकी ACR एंड मार्क एंट्री बनाना है। मैं आपको क्वेश्चन पेपर लास्ट यानी पिछले कुछ सालों का शेयर करता हूँ। ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, देखिए दिख रहा है क्वेश्चन पेपर। यस सर। अब यहाँ पे देखिए आपको अपनी डिटेल्स भरना होती है, वो सारा लिखना होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग प्रैक्टिस, ठीक है, पार्ट 2। इसके लिए भी आपको 1.5 आवर मिलेगा। ठीक है, 1.5 आवर इसके लिए मिलता है और 1.5 आवर DDC के लिए मिलता है। ये भी 35 मार्क्स का आएगा। ठीक है, अब जो आंसर शीट जो है ये आपको शायद ये क्वेश्चन ले लेंगे। प्रोवाइड योर आंसर इन द आंसर शीट सप्लाइड टू यू एंड रिटर्न इट विद along with the question paper। क्वेश्चन पेपर को भी आपको उसके साथ ही देना होगा। टेक द क्वेश्चन पेपर and answer sheet together before handing over to the examiner। Each question carries 11 marks, 6 for ACR and 5 for mark entry। ठीक है, you will have to provide all the entries for the each title on in the 5.3 card and the mark table in the booklet itself। ठीक है, दोनों का आपको बुकलेट के अंदर ही बनाना है। ठीक है, copies of CS list of subject headings are available to you for your use and return। लेकिन मैक्सिमम जो है इसमें CS लिस्ट नहीं होती है। इग्नू सेंटर्स में आपको CS लिस्ट नहीं मिलेगी। अगर CS लिस्ट है तो फिर आपको वो सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट वहां से ढूंढना होगा और वो सब्जेक्ट आपको ऐड करना होगा। ठीक है, 2 marks are for overall neatness। ठीक है, कैटलॉग फुल्ली एनी 3 out of 5 टाइटल। ठीक है, आपको 3 टाइटल्स वो करना है। ठीक है, कितने टाइटल बनाना है? 3 टाइटल बनाना है 5 में से। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, जो क्वेश्चन है वो यही देखिए, बस ये क्वेश्चन दिया हुआ है और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब इसका आपको मार्क भी बनाना है और आपको इसका ACR भी बनाना है। सेम इन्फॉर्मेशन का आपको मार्क बनाना है, सेम इन्फॉर्मेशन का ACR बनाना है। अब जब मार्क बनाओगे तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि इसका जो टाइटल टैग है वो कौन सा होगा। 245 है ये, तो यहाँ पे आप 245 लिख दीजिए। ठीक है, 245 245 ये 100, ये फर्स्ट जो है ये 100 में जाएगा। ठीक है, जो सेकंड है ये जाएगा 700 में। ठीक है, फिर ये प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है, ये जाएगा 260 में। ये 260। ठीक है, तो ऐसे लिखते रहिए आप। अगर आप ये लिख लोगे फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टैग कहाँ पे आएगा। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसके सामने भी फिर टैग लिख दीजिए। इसके ऊपर जैसे 020 020। ठीक है, और इसके लिए 300। ठीक है, कॉल नंबर के लिए 082। बस उसके बाद आप लिखते जाइए। सर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ईयर ऑफ पब्लिकेशन ये इसमें ही आएगा ना। ये तो मैंने कौन सा टैग लिखा था, 260 में ही आएगा। 260 में $A जो है वो प्लेस आएगा, $B जो है $B $A। ठीक है, $A में ये प्लेस आएगा, $B में ये आएगा
ठीक है, और $C में प्लेस आएगा $C, ठीक है, और इंडिकेटर में आएगा हैश, ठीक है। आ गया समझ में? यस सर। सर एक तो practical थोड़ा सा करके आप जैसे अभी देखिए, अब आज आप जो है वो फर्स्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं, ठीक है। धीमे 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 बाय द एंड ऑफ ऑल द एग्जाम्पल आपको सारे टेक्स्ट याद रह जाएंगे, आपको इतना वो मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इतना टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जब तक हम हमारा ये जितने एग्जाम्पल है 18 तारीख या 19 तारीख तक हमारी क्लास चलेगी, जब तब तक आपको सारे टेक्स्ट याद हो जाएंगे, क्योंकि आप इतना सारा प्रैक्टिस कर चुके होंगे। अभी ये फर्स्ट एग्जाम्पल है इसलिए आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन वर्क आपको क्या करना होगा, हर क्लास में हर एग्जाम्पल जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको उनको देखना होगा, उन टेक्स्ट में क्या गलती आ रही है, नेक्स्ट डे आपको फिर उसको वेरीफाई करना होगा, तब आप उसको ठीक भी कर पाओगे। अगर अदरवाइज आप अगर एक गलती को कैरी आउट करते जाएंगे तो फिर गलत ही रह जाएगा। तो आपको वर्कआउट करना होगा, कुछ एग्जाम्पल खुद सॉल्व करने पड़ेंगे, जैसे मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया था, तो उसका आपने कितनों ने बनाया आई डोंट नो, ठीक है। तो आपको उसको बनाना पड़ेगा, बिना बनाए उसका फिर उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, उसको बनाते जाइए, हर रोज का मैं आपको एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप उसको बनाइए, तो वो फटाफट फटाफट फिर आप उसको जैसे जैसे बनाएंगे ना, तो धीमे 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 आपको आ जाएगा, ठीक है। सर एग्जाम में कार्ड बनाना होगा? कार्ड देखिए, अगर नहीं बना हुआ हो तो बना दीजिए, अगर बनाना है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 5x7 का ही बनाना है आपको, आप उसको फिर पेज की साइज के हिसाब से बड़ा सा कार्ड बना दीजिए उसमें, ठीक है। इस तरह से 2 वर्टिकल लाइन रखिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन रखिए, और ये सब बॉक्स बना दीजिए। उसकी साइज के ऊपर कुछ डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, कोई मार्क्स उसकी साइज पे डिपेंड नहीं करते हैं। लेकिन आप पेंसिल, पेन, रबर, शार्पनर ये सब चीजें लेके जाइएगा, इसमें पेंसिल वेंसिल की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं क्लासिफिकेशन नंबर्स, कॉल नंबर, इसको आपको बाय पेंसिल लिखना है, ठीक है, पेंसिल से लिखना है आपको। सर हम सारी डिटेल पेंसिल से नहीं लिख सकते इसमें? नहीं, सारी डिटेल पेंसिल से नहीं लिखना है आपको, आपको केवल कॉल नंबर ही पेंसिल से लिखना है, ये वाले नंबर ही पेंसिल से आएंगे, बाकी सब पेन से आएगा, ठीक है। और पेन ऐसी लेके जाइएगा कि जो इंक नहीं छोड़ता हो, ठीक है, इंक छोड़ेगा ना तो यहाँ पे पास पास में इंफॉर्मेशन है वो खराब हो जाती है, मिक्स हो जाती है, क्योंकि उससे उससे अगर एक डॉट भी बन गया इंक की वजह से और एग्जामिनर को गलत लगा तो बेकार में मार्क्स वार्क्स भी काट सकता है। तो ऐसी पेन लेके जाइए जो इंक नहीं छोड़ता हो, ठीक है। ये सारे मार्क टैग है, ये सब आपको याद करने होंगे। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए ये ऑथर ये है, तो यहाँ पे आपका जो टैग होगा वो केवल 1 होगा, ठीक है, 1। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या टैग होगा, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 1 आया है तो यहाँ भी 1 आएगा, ठीक है, ठीक है। एडिशन में तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद पब्लिकेशन, पब्लिकेशन इज 260, यहाँ पे आपको हैश डाल देना है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन में भी हैश डाल दीजिए या फिर डैश डाल दीजिए तो भी चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको धीमे धीमे याद करना है, ठीक है। एक दिन में सारा याद नहीं होगा, लेकिन धीमे धीमे आप उसको याद कर सकते हो। सर जिसने 2 हैश डाल दिया वो भी गलत होगा क्या? क्या? सर जिसने 2 डैश करके डाला है, जैसे पब्लिकेशन में आपने हैश बताया, तो जिसने डैश नहीं डाला है, हैश नहीं डाला है, डैश डाले 2, मतलब 2 चलेगा साइन जो चलेगा, माइनस अगर यहाँ पे अगर हैश की जगह आप डैश भी डाल दोगे तो भी चलेगा, कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि वो एग्जामिनर भी देखिए, एग्जामिनर को भी समझ में आ रहा है कि ये इतने सारे छोटे छोटे सिंबल्स और कौन से टैग में कौन सी फील्ड में कौन सा सिंबल आएगा वो याद करना
उसके उसको याद करने की ना जरूरत है और ना ही याद करना इतना इजी है उसको, ठीक है। उसकी जरूरत भी नहीं है इसको याद करने की। क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। टॉपिकल टर्म यानी सब्जेक्ट, ठीक है। टॉपिकल टर्म का मतलब होता है सब्जेक्ट, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और सब्जेक्ट में आपको $A में आएगा इकोनॉमिक्स, और फिर $A यानी जनरल सब डिवीजन। ये $X जो है उसका मतलब होता है जनरल सब डिवीजन, ठीक है। तो जनरल सब डिवीजन जो है इसका वो है रिसर्च। अगर आपको आप सीधा सीधा इकोनॉमिक रिसर्च लिख देते हो तो $A में ही फिर आपको इकोनॉमिक रिसर्च लिख देना है, फिर $X का यूज नहीं करना है। $X का यूज तब हम करते हैं जहां पे हमने दो टर्म के बीच में डैश दिया है, ठीक है। अगर डैश नहीं है तो फिर आप ए में ही उस इंफॉर्मेशन को ऐड कर दो, जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें, ठीक है। सर अगर हमें इंडिकेटर याद नहीं है, उस टाइम याद नहीं आ रहा एग्जाम टाइम, तो एग्जाम हम नहीं छोड़ याद आ सकते हैं रहा तो उसको? डैश छोड़ दीजिए। देखिए नहीं याद आ रहा है, बेस से डैश कर दीजिए, ओके सर। ठीक है। ज्यादा उसमें गलत करने की जरूरत नहीं, डैश कर दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप हो जाएगा, कोई बात नहीं। और मुझे लग रहा है कि आपको याद हो जाएगा, अगर आप सॉल्व करेंगे ना, थोड़ा मेहनत करेंगे, आपको याद हो जाएगा। याद होना है बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आज फर्स्ट डे ही है, आप खुद सोचिए कि कल 8 बजे आपने कुछ नहीं किया था, ठीक है, AACR में, और आज 8 बजे, ठीक है, आपको कम से कम 1-2 टैग तो याद है या नहीं है? अगर टाइटल टैग कोई कहेगा तो आपको पता होगा 245 है, मेन ऑथर का 100 है, या फिर ISBN का आपको याद होगा 020, या DDC का आपको याद होगा 082। तो इतने टैग्स है, उसमें से अगर 1-2 टैग भी अगर आपको याद हो रहे हैं एक दिन में, तो 1 वीक में तो आपको सारे टैग याद हो जाए, ठीक है। इंडिकेटर में हैश के साथ और कुछ नहीं लगाएंगे? नहीं, 0 1? हैश मतलब अनडिफाइंड हो गया। अगर हैश लगा दिया तो फिर कुछ नहीं लगाना है। सर मिनिमम कितनी एंट्रीज लिखनी होगी एग्जाम में? आपको 5 एग्जाम्पल्स आएंगे, 5 में से आपको 3 बनाना है। अब वो एक का एक नहीं बुक सर, की, मार्क में पूछ रही हूँ मैं, मार्क एंट्रीज में कितने टैग्स लिखने होंगे हमें? वो जितनी इन्फॉर्मेशन है उतने टैग्स हमें लिखना है। वो डिपेंड करता है एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में इतने टैग्स थे, इतनी इन्फॉर्मेशन थी, तो उतने ही टैग हमने लिखे। अगर ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती तो हम फिर ज्यादा टैग यूज करते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड सर करता अगर है। कोई एक टैग भूल गए तो? भूल गए तो भूल गए, अब क्या करेंगे? भूल गए तो भूल गए, अब क्या करेंगे? उसका कुछ नहीं कर सकते, भूल गए। टोटल मार्क्स कट जाते हैं कि मतलब एक नहीं दो नहीं मार्क्स? नहीं 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 नहीं, मार्क में कभी भी टोटल मार्क्स नहीं कटेंगे। मार्क्स में यानी उसका पार्ट कटेगा। अगर समझिए कि 10 टैग लिखे आपने, ठीक है, 10 में से एक भूल गए, 9 टैग्स लिखे, तो वो जैसे कितने 5 मार्क्स का है तो आधा मार्क्स काट सकते हैं वो, ज्यादा ज्यादा 1 मार्क काटेंगे और कुछ नहीं, उससे ज्यादा नहीं काटेंगे, ठीक है। अगर 10 टैग का क्वेश्चन है जहाँ पे 10 टैग आ रहे हैं और उसमें से आप एक भूल गए तो आधा मार्क्स काटना चाहिए, आधा मार्क्स बनता है एक टैग का, ठीक है। और सर इंडिकेटर लिखना भूल गए तो? कुछ नहीं, या सब इंडिकेटर फिर? इंडिकेटर का कोई कुछ नहीं काटेगा। डैश डैश कर दोगे तो भी चलेगा। वो पूरे 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 एग्जाम्पल में सभी इंडिकेटर में डैश डैश कर दोगे तो भी सर, अगर स्ट्रिक्ट है तो आधा मार्क्स काट लिया तो काट लिया, ठीक है। इतना कौन याद रखता है, ठीक है ना। इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, सीखना है हमें। एग्जाम्स की टेंशन नहीं मत लीजिए, हो जाएगा इतना में, ठीक है। अभी एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए अब फटाफट, 2 ऑथर एंट्री वाला है, इसको आप सॉल्व कीजिए। कितनी देर में आप करते हैं? हाँ, और केवल मेन एंट्री बनाना है, ठीक है, एडेड एंट्री नहीं बनाना है। मेन एंट्री से ही पता चल जाएगा हमें कि एडेड एंट्री कितनी और बननी है, उसी को वेरीफाई करना, ज्यादा नहीं बनाना है, केवल मेन एंट्री, ठीक है। देखते हैं कितने टाइम में बनाते हो। 8:59 हुए।
बोल रखी नहीं कि कैसी दिखा समझ नहीं। कुछ समझ नहीं आता तभी से तो बिजली चमक रहा था बोल के। जिसका भी कैमरा है प्लीज आप ऑफ कर लें। यस, क्या हुआ? सर किसी ने ना कैमरा ऑन कर रखा था अपना, वो बोल रहे थे। सर ऑथर नेम कैसे लेंगे? सर डैम्बर ये जो ये फर्स्ट पे लेंगे। वही आपको डिसाइड करना ना, वो मैं नहीं बताऊंगा ना, मैं बता दूंगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा वो। आप डिसाइड कीजिए, चाहे वह गलत लिख रहे हैं गलत लिखिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन खुद से लिखिए, सॉल्यूशन में आपको पता चल जाएगा। हो गया सर। हो गया, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, 1 more minute देते हैं, फिर देखते हैं। इसमें सर मेन एंट्री तो बना लिया, उसके बाद समझ में नहीं आ रहा है कि एडेड एंट्री में कौन कौन सा रहेगा सर। एडेड एंट्री कौन कौन सी बनेगी वो समझ में नहीं आ रहा है। यस सर। जो ट्रेसिंग में जो लिखा है आपने वो सारी एडेड एंट्री बनेगी। अब यहाँ पे देखिए, चलिए अभी 1 मिनट और हो जाने दीजिए, फिर हम कंप्लीट में बन गया। बन गया है, यस सर। ठीक है। ओके, देखिए अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन शेयर करता हूँ। अब आपने जो बनाया है उसके साथ आप चेक कीजिए आपने क्या बनाया, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन, कॉल नंबर जो पेंसिल से आएगा, ठीक है। यहाँ पे अब जहाँ पे 2 ऑथर है, यहाँ पे 2 ऑथर है, ठीक है। रुकिए आपको दिखा, यहाँ पे कितने 2 ऑथर है, तो जब भी एक ऑथर, 2 ऑथर या 3 ऑथर है, 3 ऑथर तक हैं, तो फिर आपको फर्स्ट जो मेन एंट्री है वो फर्स्ट ऑथर से ही बनेगी, ठीक है। मेन एंट्री आपको फर्स्ट ऑथर से बनाना है, अगर 1, 2 या 3 है, अप टू 3, ठीक है, अप टू 3 ऑथर बनेगी ना सेकंड। ठीक है। अप टू 3 ऑथर्स अगर है तो आपकी जो मेन एंट्री है, मेन एंट्री वो फर्स्ट ऑथर से बनेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेन ऑथर से, फर्स्ट ऑथर से हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, डेम्बर विलियम एन, ठीक है। एन के बाद आपको डॉट लगाना है, क्योंकि एन जो मिडिल नेम है वो हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, और जो फर्स्ट नेम है देखिए हमने पूरा लिखा है, तो हम यहाँ पे डॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद बुक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन, उसके बाद स्लेश, स्लेश के बाद फर्स्ट, दोनों ऑथर का नाम लिखना है आपको, फर्स्ट सर ऑथर ये है, ऑथर का सेकंड। नेम जो आया स्लैश के बाद, सर यहाँ पर तो सब टाइटल है नहीं, तो सर हम ऑथर नेम लिख देंगे। हाँ, सब टाइटल अगर नहीं है तो स्लेश करके स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा। टाइटल वाला एरिया के, टाइटल वाला जो एरिया है उसके बाद स्लेश करके ऑथर वाला एरिया आएगा, ठीक है, यानी स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। तो टाइटल में चाहे सब टाइटल हो या ना हो, टाइटल कंप्लीट होने के बाद आपको स्लेश करना है,
ठीक है, स्लैश करने के बाद हमने यहाँ पे जैसे दोनों ऑथर का नाम लिखा था वैसे हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ये सेकेंड एडिशन है बुक का, तो डॉट एंड डैश सेकेंड एडिशन हमने लिख दिया। ठीक है, फिर डॉट एंड डैश, फिर ये वाला एरिया आ गया, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो प्लेस ऑफ पब्लिकेशन एंड पब्लिशर के बीच में हम क्या कॉलन ऐड करते हैं, और उसके सर वहाँ बाद पर शिकागो और लंदन भी दिया हुआ है सर। तीन अच्छा, प्लेस यहाँ दिए पे सर। देखिए, अगर कहीं पे अगर मल्टीपल प्लेस ऑफ पब्लिकेशंस हैं तो आप फर्स्ट वाला ले लीजिए। ठीक है, फर्स्ट वाला आप लीजिए हमेशा। तीनों नहीं लिखने हैं सर? नहीं, तीनों नहीं लिखने हैं, तीनों नहीं लिखने हैं, आप फर्स्ट वाला लीजिए। ठीक है, सर ये जो हॉल्ट, राइनहर्ट और विंस्टन है, ये पब्लिशर है? हाँ ये पब्लिशर है। तो सर इसका नाम नहीं लेंगे हम? क्या? हाँ ये पब्लिशर है। पब्लिशर का नाम पब्लिशर का नाम तो ऐड करना ही है ना, यहाँ पे हमने ऐड टाइम किया ही है ना। देखिए, हॉल्ट, राइनहर्ट एंड विंस्टन, पब्लिशर का नाम तो ऐड करना ही है, उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऐड करना है। ठीक सर है, आधा ठीक है आधा गलत है हमारा। हाँ तो अब देखिए, आधा ठीक है आधा गलत है, तो कहाँ गलतियां हुई है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, क्यों गलती है आपको नहीं पता है तो आप पूछिए उसको। ठीक है, फिर उसको अगर नेक्स्ट एग्जांपल वैसे ये इम्प्रूवमेंट आएगा, धीमे 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 इम्प्रूवमेंट्स आता जाएगा। ठीक है सर जो ये नीचे हमने कीवर्ड्स लिखे हैं, साइकोलॉजी, सब्जेक्ट, परसेप्शन, हाँ हाँ, तो उसके बाद ये जो हमने सेकंड ऑथर का नेम लिखा है, ये भी रिवर्स में लिखेंगे, सबटाइटल हाँ पहले लिखेंगे, सर यस, नेम? नहीं नहीं सर नहीं, यहाँ पे ना रिवर्स में ही लिखेंगे, ये सर सरनेम सीधा पहले। लिखना? अच्छा, हाँ, क्यों? उसका रीजन ये है कि हम उसको जब इंडेक्स करेंगे तो इंडेक्स हम सरनेम से ही करते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, और थोड़ा उसके बाद सब्जेक्ट भी सेकंड, कैपिटल में ही आएगा। हाँ सब्जेक्ट कैपिटल सर में ही रहेगा। सर फिजिकल डिस्क्रिप्शन और एक्सेशन नंबर जो है सर, ये एक ही लाइन में आएगा? नहीं जरूरी तो नहीं, आप मतलब इसको यहाँ भी रख दोगे तो भी चलेगा। ओके ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं, यहाँ लिख दोगे तब भी चलेगा, इसको यहाँ सर, लिखोगे इसका तब भी प्लेस चलेगा। ओके सर। ठीक है, लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है बीच में लिख देते हैं इसलिए ऐसा। ठीक है, सर वैसे हमारी जब क्लास हो रही थी ना, मतलब जो दिल्ली की क्लास हो रही थी, तो जब ये दिल्ली की क्लास हो रही थी ना सर, ऑनलाइन क्लास, हाँ 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 बोलिए। तो उन्होंने, सर ने बोला था, मैंने यूट्यूब पे भी एक दो जगह देखा है कि वो कहते हैं कि जो हमने ऊपर लिखा है ना, फर्स्ट मतलब सेकंड इंडेंशन से नीचे वाले से, फोर्थ लाइन के बाद हमारी फिफ्थ लाइन पे ही आना चाहिए। मतलब जो हमने लिखना स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल 1 2 3 फोर्थ या फिफ्थ पे आना चाहिए हमारा। कौन सी फिफ्थ लाइन? जो ये एक्सेशन देखिए नंबर है, लाइन वहां पे होगी, एक्सेशन देखिए नंबर? हाँ, एक्सेशन नंबर, ये नहीं नहीं वो कुछ में हाँ यहाँ सर, पे लिखा है। एक्सेशन नंबर। हाँ जी, एक्सेशन नंबर तो आप कहीं भी लिखिए चलेगा, कोई इशू नहीं है उसका। ठीक है, सर हमें क्योंकि कार्ड में ये देखिए, कार्ड में कहीं भी लाइंस नहीं होती है। सर एक बार ये बता दीजिए, जो साइकोलॉजी प्रिस्क्रिप्शन आपने लास्ट में लिखा उसके बाद ये वाम जियोल नाम यहाँ पर क्यों आया? ये ऑथर एंट्री है ना, ये सेकंड ऑथर है, ये सेकंड ऑथर है। सर इसके नीचे नीचे। हाँ ये वाला ना, इसकी आप यस बात कर रहे हैं ना। हाँ तो ये सेकंड ऑथर है, इनकी भी तो एंट्री हमें बनानी पड़ेगी। इसकी, ये जो सेकंड ऑथर है उनकी एडेड एंट्री बनेगी। अगर 3 ऑथर होते तो उनकी 2 एडेड एंट्री, थर्ड ऑथर की भी एडेड एंट्री बनती। सर हमारे पास सर जितने हमें ऑथर होंगे उसको हमें नीचे लिखना पड़ेगा। हाँ जितनी भी एडेड एंट्री बनाओगे आप तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखिए ये अरेबिक नंबर है, अरेबिक नंबर में केवल सब्जेक्ट ही आएंगे, उसके बाद ये रोमन नंबर शुरू हो जाते हैं। तो रोमन नंबर में आपको पहले ऑथर का नाम लिखना है। अब एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑथर है तो एक ऑथर का नाम आ जाएगा, उसके बाद टाइटल एंट्री आ जाएगी। तो यहाँ से पे देख के आपको ये पता चल जाएगा कि एक एंट्री ये बनेगी, एक एंट्री ये बनेगी और एक एंट्री ये बनेगी, तो टोटल 3 एडेड एंट्री बनेगी।
ठीक है। सर ये सर एडिट एक तो टाइटल एंट्री बन रही है, तो ये जो आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट पे लिखा है जो अरब, ये कौन सी एंट्री है? ये वाला सब्जेक्ट साइकोलॉजी, ये सब्जेक्ट एंट्री है। सर ऑथर एंट्री भी बनेगी, सब्जेक्ट एंट्री भी बनेगी, और फिर थर्ड में टाइटल एंट्री भी बनेगी। हाँ। सर क्यों? क्यों मतलब, देखिए सब्जेक्ट एंट्री सर बनाना तीनों ही एंट्री है। बनेगी। यूजर हो सकता है कि सब्जेक्ट से ढूंढे, इसलिए सब्जेक्ट एंट्री। यूजर को हो सकता है कि ऑथर्स का नाम पता हो, दो में से किसी भी, इसलिए दोनों ऑथर की एक सर ये एक एंट्री कंपल्सरी है? बनेगी। और सर एक ये टाइटल की। कंपल्सरी है या फिर इसमें है? हाँ सर कंपल्सरी है? हाँ, ये कंपलसरी है। सर बस हम एक मेन एंट्री बनाकर नहीं छोड़ सकते, हमें हमें बनानी पड़ेंगी एडिट नहीं नहीं एंट्रीज। नहीं, वो तो आपको बनाना ही होगा, एग्जाम में आपको बनानी ही होगी। अब इसकी ये एग्जाम्पल है, इसकी 4 एंट्री बनेगी, तो चारों आपको बनाना ही है। लेकिन आपको पूरा इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कल बताया था, सेकेंड एंट्री जो एडेड एंट्री बना रहे हो, तो उसमें इतना आप थोड़ा लिखिए, एक लाइन लिखिए, फिर यहाँ पे रेस्ट एज इन मेन एंट्री लिख दीजिए तो चलेगा। ठीक है। देखिए ये आपकी सब्जेक्ट एंट्री है, तो सब्जेक्ट एंट्री में यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। और बाकी यहाँ पे आपको ये सारी चीजें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे इस एरिया में रेस्ट एज इन मेन एंट्री लिख दीजिए। ठीक है। यहाँ पे अगर आप लिख देते हो रेस्ट एज इन मेन एंट्री तो चलेगा। ठीक है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। केवल यही एक चेंजेस रहेंगे सर, और बाकी सब एज यूजुअल। हाँ, बस यहाँ पे चेंज तो केवल यही आएगा, और बाकी तो आप यहाँ पे रेस्ट एज इन मेन एंट्री लिख दीजिए बस। ठीक है। टाइटल भी नहीं लिखेंगे सर? टाइटल मत लिखिए, थोड़ा सा अगर लिखना है तो लिख दीजिए, एक लाइन लिखोगे तो अच्छा लगेगा। बाकी वो भी नहीं लिखोगे तो भी कोई इशू नहीं है। ओनली फॉर एग्जाम पर्पस, बाकी लाइब्रेरी में सर यदि हाँ, कार्ड रख रहे हैं अगर लाइब्रेरी में तो पूरा बनेगा, वहां पे कुछ रेस्ट एज इन मेन एंट्री नहीं होता है। एग्जाम पर्पस और ये प्रैक्टिस पर्पस के लिए ही है। लाइब्रेरी के अंदर तो आपको सभी कार्ड सेम ही होते हैं, वहां पे पता ही नहीं चलेगा कौन सा कार्ड मेन एंट्री है, कौन सा एडेड एंट्री है। ठीक है। जो सर टाइटल एंट्री बनाएंगे उसमें ये फिर साइकोलॉजी और परसेप्शन ये पूरा लिखना पड़ेगा सर ऊपर में, जैसे ये आपने लिखा है अभी सब्जेक्ट एंट्री में? हाँ, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन ये वाली जो है, ये तो सब्जेक्ट एंट्री है, टाइटल एंट्री नहीं है। ठीक है। वो है तो एक बार दिखा दीजिएगा सर, ये हाँ, वो है मैं आपके बता रहा पास। हूँ। ठीक है। ये टाइटल, ये सब्जेक्ट एंट्री है। देखिए कैपिटल में लिखा हुआ है, मतलब ये सब्जेक्ट एंट्री है। उसके बाद देखिए ये क्या हो गया इसको, हाँ ये सेकेंड ऑथर की एंट्री है। ठीक है, ये सेकेंड जॉइंट ऑथर एंट्री, यहाँ पे जॉइंट ऑथर सेकेंड ऑथर का नाम लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे ये टाइटल एंट्री, यहाँ पे टाइटल आ जाएगा। बाकी आप यहाँ पे फिर इस तरह से भी बना सकते हैं। ये साइकोलॉजी था ना सर, सेकेंड ऑथर एंट्री एक बार दिखा दीजिएगा। कैपिटल में लिखा था वो क्या था? कौन सा? ये वाला, ये सेकेंड ऑथर एंट्री। जिसमें कैपिटल में लिखा था जो ये कैपिटल है ये है सब्जेक्ट एंट्री। ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि आप रेस्ट एज इन मेन एंट्री लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपको पूरा फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ऑथर एंट्री एक बार दिखा दीजिएगा सर। हाँ, ये ऑथर एंट्री है, सेकेंड ऑथर एंट्री। जो सेकेंड ऑथर है सर वो यहाँ पे आप इसमें कैपिटल में नाम उनका नहीं लिखेंगे सर? फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा ना, फर्स्ट लेटर कैपिटल, यहाँ भी फर्स्ट लेटर कैपिटल और इसमें भी फर्स्ट लेटर कैपिटल। पूरा नाम कैपिटल में नहीं आएगा ऑथर का। जबकि सर अभी सब्जेक्ट एडेड आपने दिखाया उसमें पूरा कैपिटल में लिखा देखिए था। कैपिटल में केवल सब्जेक्ट आएगा, केवल सब्जेक्ट, उसके अलावा कोई भी चीज पूरी कैपिटल में नहीं आएगी। ऑथर का नाम लिख रहे हैं तो क्योंकि वो नाउन है इसलिए उनका फर्स्ट, हर सारे जो वर्ड्स है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। यस सर। ठीक है सर हाँ सर बोलिए।
जैसे कि आप बोले कि जो अरेबिक नंबर है उसमें सिर्फ सब्जेक्ट ही होगा। यस। और सर जो रोमन नंबर है, हाँ सर जो रोमन नंबर है उसमें मैंने पहले टाइटल लिख दिया और बाद में सेकंड में लिखा है ऑथर, तो सर गलत हो जाएगा? हाँ गलत तो है ही, वो टाइटल लास्ट में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मार्क्स, उसमें बहुत सारे मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन आपको पहले हमेशा सेकंड ऑथर, थर्ड ऑथर ये सब रखना है, टाइटल लास्ट में आएगा। ठीक है, टाइटल जो है वो लास्ट में आएगा। सर अगर कार्ड बनाते हुए हमसे कोई गलती हो जाए तो हम व्हाइटनर वगैरह यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, अगर गलती हो जाती है आपको व्हाइटनर यूज करना है आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है वहां भी। ठीक है, वो इतना इशू नहीं है, वो एग्जाम में आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर इसकी मार्क एंट्री और दिखा दीजिए। सर इसमें टाइटल एंट्री में पूरे टाइटल नहीं लिखना है क्या? टाइटल एंट्री में फुल टाइटल ही लिखा है ना। नेक्स्ट उसका है, मार्क एंट्री मिसिंग है, रुके मैं बनाता हूँ यहीं पर। अब देखिए, अब इसकी मार्क एंट्री हम बनाएंगे। मार्क एंट्री अगर हम बनाएंगे इसकी, यहाँ पे हम ऐड करते हैं न्यू स्लाइड। ठीक है, अब सबसे पहले जो टैग होगा वो ISBN नंबर होगा। ठीक है, ISBN नंबर क्या यहाँ पे दिया हुआ है? नहीं है, तो फिर आपको ये टैग की जरूरत नहीं है। This tag is not required। इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ। ठीक है, अब DDC जो नंबर है वो DDC नंबर ये है 152.1। 152.1। उसके बाद मेन ऑथर, मेन ऑथर में कौन आएंगे? डेम्बर विलियम एन। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, डेम्बर विलियम एन। ठीक है, अब ये सरनेम से है इसलिए यहाँ पे 1 आएगा। मेन टाइटल यहाँ पे 1 आएगा। 3D इमेजिंग, ठीक है, 3D इमेजिंग नहीं आएगा यहाँ पे। साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन, साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन। अब यहाँ पे सबटाइटल नहीं है इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो ऑथर के नाम है वो आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सर ये सारे डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हमें मिलेंगे कि हमें भी लिखने हैं? ये आपको भी लिखना है ना, ये लिखना ही है साथी आपको। अब प्लेस ऑफ पब्लिकेशन आएगा, फिर पब्लिकेशन वाला एरिया आ गया। पब्लिकेशन में न्यूयॉर्क आया है पब्लिशर, पब्लिकेशन प्लेस ऑफ पब्लिकेशन न्यूयॉर्क है, तो आपको न्यूयॉर्क डाला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और पब्लिशर जो है वो है होल्ड, रेनहार्ट एंड विंस्टन, तो आपको ये यहाँ पे लिखना है।
उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो है ईयर ऑफ पब्लिकेशन 1979, यहाँ पे आपको 1979 लिखना है। ठीक है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पेजेस दिए हुए हैं, ये आपको लिखना है। पेजेस, ठीक है। उसके बाद इसकी साइज कितनी है, 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको 24 सेंटीमीटर लिखना है। ठीक है, टॉपिकल टर्म, यहाँ पे हमने टॉपिकल टर्म क्या लिया था सब्जेक्ट में, साइकोलॉजी। ठीक है, अगर आपको इसका सब वो वाला ऐड करना है, परसेप्शन, हाँ सब सेक्शन, ठीक है, तो आप उसको ऐड कर सकते हो। सब सेक्शन जनरल सब डिवीजन के लिए एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा परसेप्शन। ठीक है, यहाँ पे आपने परसेप्शन को ऐड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे 700 में आएगा सेकेंड ऑथर। सेकेंड ऑथर का नाम है जोल एस वॉम। यहाँ पे आप जोल एस वॉम ऐड कर लोगे। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई। देख लेते हैं कोई और इंफॉर्मेशन बाकी तो नहीं रह गई। हमने टाइटल ऐड कर दिया, दोनों ऑथर ऐड कर दिए, पब्लिकेशन प्लेस भी ऐड कर दी, कॉल नंबर भी ऐड कर दिया, पेजेस, सेकेंड एडिशन वाला बाकी है। ठीक है, सेकेंड एडिशन के लिए हमको यहाँ पे 250 250 लिखेंगे। यहाँ पे आएगा एडिशन स्टेटमेंट $A, और ये है सेकेंड एडिशन। ठीक है, ये आपका मार्क एंट्री भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप कुछ नहीं कीजिए, डैश लिख दीजिए, डैश कर दीजिए। ठीक है, आ गया समझ सर में? एक्सेशन नंबर भी आएगा क्या? क्या हुआ? एक्सेशन नंबर भी आएगा क्या सर? एक्सेशन नंबर लिखना है तो आप लिख सकते हो, लेकिन आपकी बुक में उसके लिए टैग नहीं दिया हुआ है। इसका टैग कुछ 980 890 समथिंग कुछ होता है। ठीक है, किसी भी आपकी बुक के अंदर जो भी एग्जाम्पल है उसका टैग नहीं दिया हुआ है। सर ये इंडिकेटर और सब फील्ड जो है ये लिखना जरूरी है सर? देखिए, लिखना तो जरूरी है, लेकिन अगर आप नहीं याद रहता है तो फिर मत लिखिए। जो चीजें आपको याद रहती है वही आप लिखिए। क्योंकि सर ये सब फील्ड और इंडिकेटर थोड़ा मुश्किल लगता है याद करने में। देख लीजिए, अगर जो चीजें मुश्किल लग रही है, देखिए अभी उसको याद करने की कोशिश मत कीजिए, अपने आप याद हो जाएगा आपको। देखिए, इंडिकेटर छोड़ दीजिए, टैग डैश डैश कर दीजिए, और जो सब फील्ड है ना, उसमें सब में जिसमें एक इंफॉर्मेशन है, केवल सिंगल इंफॉर्मेशन है, जैसे यहाँ पे केवल सिंगल इंफॉर्मेशन है, तो वहां पे $A लिखिए। ठीक है, यहाँ भी ये $A ही है, ये गलत टाइप किया हुआ है मुझसे। सर जो ये DDC में 152.1 है, उसके बाद में DEM जो ऑथर का सरनेम लिखा हुआ है, तो क्या उसका भी सब फील्ड बना के लिख सकते हैं इसमें? इसमें और सब फील्ड, हाँ बना के लिख 82 में, सकते हैं ना। 82 में। हाँ, ये 100 में ना, नहीं सर, 82 में जो ये DDC में आगे जो ऑथर का सरनेम के 3 लेटर्स लिखे हुए हैं, उसका भी सब फील्ड बन सकता है? हाँ बन सकता है, उसका भी बन सकता है, उसका सब फील्ड है। ठीक है, आइटम नंबर होगा उसका। ठीक है, आइटम नंबर का सब फील्ड शायद $B होगा या $C होगा, वो चेक करना पड़ेगा। सर शायद $C है, उसका बुक में है। हाँ, तो होता है, वो आइटम नंबर होगा उसका। ठीक है, तो वो लिख सकते हो आप सर उसमें कोई एक्सेशन नंबर भी लिखते हैं क्या?
एक्सेशन नंबर अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। उसका टैग देखिए मैं बताता हूँ आपको, उसका टैग क्या है। 800 में सब कुछ है उसका टैग। 900 में, हाँ तो 900 में उसका टैग है, वो लोकल उसके लिए होता है। नाइन 900 में है या 541 दिया हुआ है इसमें, तो 541 है। होल्डिंग 800 में होल्डिंग और लोकेशन ये सारा है। होल्डिंग इंस्टीट्यूट 850 अनडिफाइंड है सब कुछ। शायद 5 ये कुछ बहुत बार इसमें चेंजेस हुए, पहले ये 800 900 में था, फिर इसको 800 में लेके आए, अभी ये कुछ 540 दिखा रहा है। सर अनडिफाइंड मतलब क्या होता है? क्या अनडिफाइंड मतलब क्या होता है? अनडिफाइंड यानी मतलब कोई उसको कुछ एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई है। ठीक है, तो इसमें देखिए इमीडिएट सोर्स ऑफ एक्विजिशन एक्सेशन नंबर का जो वो है वो $540 ई है। अगर आपको एक्सेशन नंबर डालना है तो $540 ई। ठीक है, $540 ई आएगा। यहाँ पे आप $540 ई ऐड कर सकते हैं। 540 यहाँ पे आएगा। सर ये टैग जो हम लोग लिख रहे हैं जरूरी नहीं है ना सीरियली वाइज ही लिखें? सीरियल वाइज ही लिखना है टैग्स को, टैग्स को सीरियल वाइज ही लिखना है। इसका ये टैग का डिस्क्रिप्शन है। इमीडिएट सोर्स ऑफ एक्विजिशन, यहाँ पे $E आएगा, $E, और आप यहाँ पे फिर एक्सेशन नंबर उसका लिख सकते हो जो भी है 5302 5302। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपने कहाँ से खरीदी उसका भी टैग होता है, कितने में खरीदी उसका भी होता है, सब कुछ बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो लेकिन जो चीजें आप जितना आप याद रख सकें उतना आप याद रखिए, जो अननेसेसरी है उसको ऐड करने की फिर जरूरत नहीं है। सर मिनिमम 5 to 8 यदि टैक्स डाल दे तो सही रहेगा। कितनी? 5 to 8 सर। देखिए जो इंफॉर्मेशन में जितने टैग है ना वो तो आप डालिए ही। ठीक है, जो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें जो टैग है वो आप डालिए। यहाँ पे जैसे 245 है, ये 100, ये 700, ये 300, नहीं ये 260, ये 300। ठीक है, एक्सेशन नंबर अगर ये 0820 और ये 250, तो इतने ही टैग होते हैं। जितने टैग हैं वो 8-9 टैग होते हैं का लगभग। ठीक है, 8-9 टैग होते हैं, वो आपको याद हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे आपको। आप उसको रोज रीड करेंगे ना तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल यहाँ पे बना हुआ है, एक बुक है 3D इमेजिंग थियरी टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस, और यहाँ भी 2 ऑथर्स है। ठीक है,
तो वैसे ही इसका भी एग्जाम्पल बनेगा। यहाँ पे कॉल नंबर आ जाएगा, सेम है सब सर कुछ। यदि सिंगल ऑथर होंगे तो टोटल 3 ही बनेंगे ना सर? हाँ, अगर सिंगल ऑथर है तो 3 कार्ड बनेंगे। ठीक है, अगर सिंगल ऑथर है तो 3 कार्ड बनेंगे। ठीक है, अगर 4 ऑथर है, 2 ऑथर है तो 4 कार्ड्स बनेंगे, 3 ऑथर है तो 5 कार्ड्स बनेंगे, और 3 से ज्यादा है तो उसका मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, ये आ गया समझ में? आ गया सर। यस सर। ठीक है, यस सर। अब इसका मार्क भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा द थ्री डायमेंशनल इमेजिंग, सेकेंड ऑथर एंड टाइटल। तो 3 एंट्री और एक्स्ट्रा बनेगी, और 3 एंट्री एक्स्ट्रा और एक ये मेन एंट्री, दैट मीन्स टोटल 4 एंट्रीज बनेगी। ठीक है, और ये उसका मार्क है। ठीक है, मार्क में 202 ISBN नंबर के लिए, 082 DDC के लिए, ठीक है, 100 मेन एंट्री पर्सनल नेम, 245 टाइटल एंट्री, 260 पब्लिकेशन, 300 फिजिकल डिस्क्रिप्शन, 650 टॉपिकल टर्म्स एंड 700 पर्सनल नेम एडेड एंट्री। ठीक है, यानी सेकेंड ऑथर, थर्ड ऑथर, एडिटर, इल्यूस्ट्रेटर जो भी हो ना, वो सारे 700 में आएंगे। ठीक है, यस सर। अब देखिए, कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं जहाँ पे 2 पब्लिशर का नाम दिया हुआ होगा। ठीक है, 2 पब्लिशर और 2 प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। देखिए, कोजन प्लेस लंदन और निकोलस प्रिंटिंग पब्लिशिंग कंपनी न्यूयॉर्क। तो इन दोनों को आप कैसे ऐड करोगे, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे ISBN नंबर भी 2 दिए हैं, यूके का अलग ISBN नंबर और USA का अलग ISBN नंबर। यहाँ पे कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आपको एक जो लंदन और कोजन प्रेस, उसके बाद कॉमा लगाना है, इन दोनों को लिखने के बाद कॉमा लगाना है, फिर न्यूयॉर्क और निकोलस पब्लिशिंग कंपनी। ठीक है, यहाँ पे जो कनेक्टिंग सिंबल है वो है कॉमा। ठीक है, कॉमा लगा के आपको सेकेंड प्लेस ऑफ पब्लिकेशन और पब्लिशर ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और जहाँ पे, और अगर ये कार्ड एक कार्ड में खत्म नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, कंटिन्यूड ऑन द नेक्स्ट कार्ड, और यहाँ पे कंटिन्यूड यानी फर्स्ट, और यहाँ पे आपको ISBN, दोनों ISBN नंबर लिख देना है। ठीक है, ये यूके है तो यूके से आपको पता चल जाएगा कि लंदन वाला होगा यूके, और ये कोजेन पेज का है, और ये निकोलस का है। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं लिखोगे तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, और उसमें भी एंट्री यहाँ पे भी 3 ही बनेगी, क्योंकि यहाँ पे भी 2 ऑथर है, तो 2 ऑथर की 2 एंट्री, और एक सब्जेक्ट की एंट्री और एक टाइटल की एंट्री। ठीक है, यस सर। है ना, इसमें सर ज्यादा एक बार कुछ, क्वेश्चन दिखाइए ना। ये है क्वेश्चन।
सर इसकी पीपीटी मिलेगी ना हमें? हाँ, पीपीटी में भेज दूंगा आपको। टेलीग्राम ग्रुप में सर? हाँ, टेलीग्राम ग्रुप में। सर कल वाला आपने भेज दिया है? नहीं, कल वाला नहीं भेजा मैंने, आज मैं भेज दूंगा। तो ये पूरा, ये जहाँ तक मैंने आज कंप्लीट करूंगा ना, वहां तक मैं आपको भेज दूंगा। यस सर। ठीक है, आ गया ये समझ में? आ गया सर। ठीक है। यस सर, आ अब गया। ठीक है, अब यहाँ मैंने आपको समझा दिया। अब मार्क में आप इसको कैसे डील करोगे? ठीक है, मार्क में डील करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। बाकी ये एडेड एंट्री है वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, रेस्ट एज इन मेन एंट्री करके सारा लिखते रहना है। ठीक है, ये सब्जेक्ट एंट्री यहाँ पे आपने लिख दिया, रेस्ट एज इन मेन एंट्री। ये जॉइंट ऑथर एंट्री, वहां पे भी आप सेकेंड ऑथर का नाम लिख के रेस्ट एज इन मेन एंट्री, और टाइटल में टाइटल का नाम टाइटल लिख के। ये देखिए यहाँ पे है ना, ये ध्यान रखिए, टाइटल में जो आर्टिकल्स है वो अवॉइड करना है, आर्टिकल्स नहीं लिखना है। ठीक है, आर्टिकल्स टाइटल में नहीं लेना है। ए एन द इस तरह के अगर आर्टिकल्स हैं तो वो टाइटल में आपको नहीं लेना है। ठीक है, सर एक बार फिर से बता दीजिए। जो आर्टिकल्स है ना, सर मेन एंट्री वाला। मेन एंट्री बता दूं फिर से, देख लीजिए, ये है मेन एंट्री। ठीक है, यहाँ पे जब सब्जेक्ट जो ऑथर फील्ड जो यहाँ पब्लिशर फील्ड आ रही है, तो यहाँ पे जैसे प्लेस ऑफ पब्लिकेशन कॉलन पब्लिशर लिखते हैं। ठीक है, तो उतना लिख के कॉमा करना है, और वहां पे फिर सेकेंड प्लेस ऑफ पब्लिकेशन एंड सेकेंड पब्लिशर लिखना है। ठीक है सर आप बोले थे कि अगर एक से ज्यादा है तो पहला वाला लिखने। दो में से अगर कोई एक ही चीज है, जैसे कि अब यहाँ पे दोनों प्लेस ऑफ पब्लिकेशन भी दिया है और पब्लिशर भी दिया है दोनों का, तो यानी दोनों हमें मेंशन करना है। केवल प्लेस ऑफ पब्लिकेशन 2-3 दी है, पब्लिशर केवल एक ही दिया है, तो फिर हमको केवल एक ही फर्स्ट पब्लिशर ही मेंशन, फर्स्ट प्लेस ऑफ पब्लिकेशन ही मेंशन करना है। अगर पब्लिशर केवल एक ही है और प्लेस ऑफ पब्लिकेशन 2-3 है, तो आप केवल फर्स्ट प्लेस ऑफ पब्लिकेशन मेंशन कीजिए। ठीक है, उसके बाद ISBN नंबर दोनों आपको लिखना है। जो भी एग्जाम्पल में 2 ISBN दिए हैं तो दोनों का आप लिख दीजिए। सर एक बुक का 2 ISBN। हाँ, एक बुक का 2 ISBN हो सकता है? हाँ हो सकता है। ISBN कौन सी कंट्री में, हर कंट्री वाइज अलग अलग होते हैं। एक बुक अगर 4 कंट्री में एक साथ हाँ सर प्लेस और पब्लिकेशन और पब्लिशर आगे पीछे हो सकता है ये दोनों, या फिर पहले प्लेस ऑफ पब्लिकेशन आएगा और फिर पब्लिशर का नाम आएगा? हाँ, पहले प्लेस ऑफ पब्लिकेशन आएगा, फिर कॉमा आएगा, फिर पब्लिशर आएगा। कॉलन, कॉमा नहीं, कॉलन आएगा। प्लेस ऑफ पब्लिकेशन आएगा, देखिए प्लेस ऑफ पब्लिकेशन आएगा, फिर कॉलन आएगा, फिर पब्लिशर आएगा। ठीक है सर अगर बाय मिस्टेक पब्लिशर का नेम और लिख दें और फिर बाद में प्लेस ऑफ पब्लिकेशन लिखे तो गलत हो जाएगा? हाँ, गलत हो जाएगा, मार्क्स काट लेंगे। जो भी एग्जामिनर हैं वो आधा मार्क्स, 1 मार्क्स, जो भी उनकी इच्छा होगी कट हो जाएगा। ओके सर। इवन आप यहाँ पे डॉट डैश भी नहीं करोगे ना तो भी मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ पे कॉलन भूल गए तो भी मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये कॉमा भूल गए तो भी मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स को बहुत ज्यादा इस चीज पे हमें ध्यान देना है। ठीक है सर एक बार सेकंड इंडेक्सिंग से आप बता रहे थे ना, ये बता दीजिए मतलब पहले किसका नाम आएगा? आवाज बहुत स्लो आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ बोलिए। सर ये बता रहे हैं, जैसे आपने सेकंड इंडेक्सिंग से बताया था ना कि पहले मतलब राइटर का नाम आता है, ये से कंफ्यूजन है, इसको बता दीजिए एक बार। नहीं आ रही है मुझे आवाज, बहुत कम आ रही है, पूरा नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। सेकेंड इंडेंशन जो ये फर्स्ट इंडेंशन से पैराग्राफ शुरू हुआ,
तो ये सेकंड इंडेंशन पे जाएगा। नहीं, सेकंड इंडेंशन से शुरू हुआ तो फर्स्ट इंडेंशन पे जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड इस मतलब ये आप है ना first नहीं टाइप आएगा, फिर कीजिए, आई एम उसके नॉट गेटिंग एक्चुअली, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, बहुत स्लो है। ये अपना माइक की वॉल्यूम बढ़ाइए, आपका शायद माइक की वॉल्यूम कम है। चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए तो भी मुझे पता चल जाएगा। या और किसी को अगर समझ में आया उनका क्वेश्चन तो वो भी मुझे बोल सकता है। सर मुझे जैसे समझ में आ रहा है, वो जो कल आपने बताया था ना, फर्स्ट इंडेंशन से कौन सा शुरू करेंगे और सेकंड इंडेंशन से कब शुरू करेंगे, उसके बारे में फर्स्ट शायद इंडेंशन देखिए, फर्स्ट इंडेंशन से केवल हेडिंग ही शुरू होती है और कुछ शुरू नहीं होगा, और बाकी की सारी इंफॉर्मेशन सेकंड इंडेंशन से ही शुरू होती है। जैसे यहाँ भी, ये भी हमने सेकंड इंडेंशन से शुरू किया, ये भी सेकंड इंडेंशन से शुरू किया। ISBN नंबर आएगा तो भी सेकंड इंडेंशन से आएगा, अगर नोट एरिया आएगा तो भी सेकंड इंडेंशन से आएगा, ट्रेसिंग है वो भी हम सेकंड इंडेंशन से ही लिखते हैं। ठीक है, तो केवल टाइटल जो हेडिंग है वो फर्स्ट इंडेंशन से आता है और बाकी सारी इंफॉर्मेशन सेकंड इंडेंशन से आती है। सर चैट बॉक्स में डाल नहीं, दिया पर सर। वो नहीं। सर जैसे फर्स्ट लाइन जो है, एक हैंडबुक ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, ये फर्स्ट इंटेंशन में, उसके बाद जो भी सेकंड थर्ड लाइन है वो सेकंड इंटेंशन से हो जा रहा है। ये सेकेंड इंडेंशन है। देखिए पैराग्राफ मैंने कल बताया था, शायद आपने क्लास नहीं अटेंड की, क्या है देखिए, जो लाइन, जो कोई भी इंफॉर्मेशन है, दो तरह की पैराग्राफिंग है। ठीक है, एक ये वाली पैराग्राफिंग है जहाँ पे इंफॉर्मेशन फर्स्ट इंडेंशन से शुरू हो रही है, वो सेकेंड इंडेंशन फर्स्ट इंडेंशन से शुरू हो रही है। ठीक है, तो वो उसकी सेकेंड लाइन सेकेंड फर्स्ट इंडेंशन पे जाएगी। अगर सेकेंड इंडेंशन से शुरू हो रही है तो फर्स्ट सेकेंड लाइन सेकेंड इंडेंशन पे जाएगी, फर्स्ट इंडेंशन पे, सॉरी। ठीक है, थर्ड लाइन भी फर्स्ट इंडेंशन पे जाएगी जब तक वो पैराग्राफ कंप्लीट नहीं हो जाता। अगर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन शुरू होती है तो वो फर्स्ट इंडेंशन सेकेंड इंडेंशन से शुरू होगी। ठीक है, लेकिन हेडिंग हमेशा जो है वो फर्स्ट इंडेंशन से ही शुरू होती है, और अगर वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती है तो उसकी सेकेंड लाइन सेकेंड इंडेंशन पे जाएगी। ठीक है, एक्चुअली सर मेरा एक डाउट था सर। हाँ बोलिए। सर ये जब हम टाइटल एंट्री बनाते हैं उस टाइम पे ऑथर का नाम हेडिंग में रखना है कि नहीं रखना है सर? टाइटल एंट्री बनाते हैं तो ऑथर का नाम हेडिंग में रहेगा या नहीं रहेगा सर? रहेगा ना, वो तो रहेगा ही, ये वाला ना। अच्छा, वो ये सर ये वाला। जैसे ये टाइटल एंट्री है तो ये तो आपको लिखना ही है, थोड़ा तो लिखेंगे ना, बाकी के लिए तो हमने रेस्ट एज इन मेन एंट्री लिख दिया। ठीक है, बाकी तो बाकी अगर इन ओरिजिनल आप बात करोगे ना तो जितनी भी एंट्री बने वो पूरे मेन एंट्री की कॉपी होती है, केवल उसकी हेडिंग ऊपर एक ऐड हो जाती है और कुछ नहीं होता है। मीन्स मेन ऑथर का नाम तो रहेगा ही रहेगा, और एडिशनल हम एडिड टाइटल वगैरह ऐड। यस, वो उसके ऊपर की लाइन में हम ऐड कर देते हैं। हेलो सर। यस, थैंक यू सर। हेलो हाँ बोलिए। सर, अब आपको आवाज आ रहा है? सर हाँ, आ ये रहा है, पूछ आ रहे रहा थे, है, जैसे आप, हाँ, सेकंड इंटेंशन से हमें कैसे पता चलेगा? मतलब पहले हमें टाइटल लिखना है, फिर ऑथर नेम लिखना है, फिर उसके बाद हमें पब्लिशर, ये इसमें कंफ्यूजन हो रहा है सर, इसको एक बार बता दीजिए। जैसे आपने हैंडबुक लिखा है कंप्यूटर ट्रेनिंग, फिर उसके बाद हमने लिखा है ऑथर का नाम, तो वो हमें कैसे पता चलेगा ये कि तो वो कल ऑर्गेनाइजेशन आपने क्लास है? अटेंड नहीं की थी? सर लिया था, फिर भी कंफ्यूजन था, कल पूछ नहीं पाए थे सर। हाँ देखिए, कल मैंने बताया था, ये जो एरिया है ना, इसको बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन एरिया कहते हैं, और इसका फॉर्मेट है। अब इसके फॉर्मेट में सबसे पहले टाइटल आता है। ठीक है, अगर उसमें सब टाइटल है तो कॉलन लग के सब टाइटल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्लैश आएगा, और स्लैश के बाद आपको लिखना है स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद डॉट एंड डैश लगाना है, डॉट एंड डैश लगाना है, ठीक है, ठीक है। फिर एडिशन आ जाएगा अगर एडिशन है तो, ठीक है। और एडिशन अगर नहीं है तो फिर से, अगर नहीं है तो फिर ये डॉट एंड डैश ही आ जाएगा। अगर एडिशन है तो डॉट एंड डैश लगने के बाद एडिशन लिखना है, फिर से डॉट एंड डैश आएगा, और उसके बाद आएगा प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, फिर कॉमा लगेगा, कॉलन लगेगा, सॉरी कॉलन लगेगा, फिर यहाँ पे पब्लिशर आएगा, ठीक है। पब्लिशर के बाद फिर कॉमा आएगा और यहाँ पे ईयर ऑफ पब्लिकेशन आएगा, और उसके बाद फुल स्टॉप आएगा। ये बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन का पूरा एरिया है, पूरी इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी, और ये उसका फॉर्मेट और सीक्वेंस है। ठीक है सर, आप समझ गए। पब्लिशर के बाद में कॉमा लगा के YOPQ लिखा है, इसका ईयर ऑफ फुल फॉर्म क्या पब्लिकेशन, है? ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ये वाला देखिए, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ईयर, ठीक है, ये ईयर ऑफ पब्लिकेशन है ना, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ये एग्जांपल में हमने दिया हुआ है ना, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ये है, ठीक है। आ गया समझ में? यस सर। यस सर। ओके, अब इसका मार्क मैं आपको बताता हूँ, मार्क में हम इसको कैसे डील करेंगे। देखिए ISBN, अब ये 020 लिख के हम यहाँ पे 2 बार ISBN नहीं लिखेंगे, ठीक है। जो ISBN नंबर है वो रिपीटेबल फील्ड है, रिपीटेबल फील्ड है। रिपीटेबल मतलब उस फील्ड को हम रिपीट कर सकते हैं, तो आप उसको, उस फील्ड को रिपीट करना है, बिल्कुल सेम एक और फील्ड बनानी है विद द सेम डिटेल्स, ठीक है। और वहां पे फिर आप दूसरा ISBN नंबर जो है वो आप लिख दोगे, ठीक है। और उसके बाद एज यूजुअल 080 आएगा DDC नंबर के लिए, 100 फर्स्ट ऑथर के लिए आएगा, 245 जो है वो टाइटल के लिए आएगा, ठीक है। फिर पब्लिकेशन डिटेल में आपको क्या करना है, पब्लिकेशन डिटेल में जो पब्लिकेशन टैग है, पब्लिकेशन जो फील्ड है वो नॉन रिपीटेबल है, ठीक है। ये फील्ड जो है वो नॉन रिपीटेबल है, लेकिन इसके जो सब फील्ड्स हैं वो रिपीटेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने रिपीट कर लिया इस फील्ड को। पहले $A में हमने लंदन लिखा और न्यूयॉर्क लिखा, फिर $B में पहले कोगन प्रेस लिखा और फिर निकोलस पब्लिशिंग कंपनी लिखा, और $C में ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं करना है कि जैसे अगर कोई ऐसे ही कर दे कि लंदन, न्यूयॉर्क है, लंदन है तो उसके साथ न्यूयॉर्क भी लिख दिया, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, आपको उस फील्ड को रिपीट करना है, ठीक है। और रिपीट करके आपको $A फिर से रिपीट कर देना और लिखना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपकी जो फील्ड होगी वो 300 फिजिकल डिस्क्रिप्शन, 650 टॉपिकल टर्म्स यानी सब्जेक्ट फील्ड, और 700 होगा वो सेकंड ऑथर के लिए होगा, ठीक है। आ गया समझ में? यहाँ पे कोई क्वेरी है रिपीटेबल फील्ड, नॉन रिपीटेबल फील्ड के बारे में? नो सर। नो सर। आ गया ना समझ में? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं, कल के लिए मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा अलग एग्जांपल है, लेकिन नोट वाला आप कर लोगे, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये थोरोली इल्यूस्ट्रेटेड लिखा है, मतलब ये नोट है, ठीक है। और ये नोट कहाँ जाएगा? नोट जाएगा
फिजिकल डिस्क्रिप्शन के बाद में, ठीक है ना। और यहाँ पे एक पॉपुलर नेम है, ठीक है, पॉपुलर ऑथर। तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑथर है वो उसमें किया हुआ है, कैपिटल में लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑथर जो है वो नॉर्मल में लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि सेकेंड ऑथर जो है वो पॉपुलर ऑथर है। और जब पॉपुलर ऑथर वाले एग्जांपल्स होते हैं तो जो मेन एंट्री होती है वो पॉपुलर ऑथर के नाम से बनती है, ठीक है। जो मेन एंट्री होगी तो वो, सर इसमें मेन एंट्री सेकंड ऑथर के नाम से बनेगी। हाँ, मेन एंट्री जो है वो सर ये सेकंड तो ऑथर के कॉल नाम नंबर से। से भी पता चल जाएगा ना सर। कॉल नंबर में भी जैसे हाँ BUS लिखा हुआ है, हाँ सरनेम लिखा ठीक है, हुआ है उसका, हाँ, तो यहाँ तो ये से भी मेन आपको एंट्री पता इसी चल से बनेगी। जाएगा। यस, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में ये ना दिए जाए, ठीक है। दिए गए तो आप बना सकते हो, नहीं दिए गए तो आपको ये जानना है कि अगर फर्स्ट ऑथर नॉर्मल राइटिंग में लिखा हुआ और सेकंड ऑथर कैपिटल में लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि सेकंड ऑथर ज्यादा फेमस है, ठीक है, यानी पॉपुलर है। तो उसकी हमें मेन एंट्री उसके नाम से बनाना है। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो हम लिखते हैं ना, तो फर्स्ट यही रहेगा और सेकंड यही रहेगा, ठीक है, वहां पे चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको आप बनाइए, और कल संडे है, कल नहीं तो परसों फिर हम देखते हैं, परसों मिलेंगे, इसको परसों सॉल्व करें। इसके बारे में थोड़ा सा जो चेंजेस था वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे सेकेंड ऑथर से मेन एंट्री बनेगी, और ये यहाँ पे एक नोट है। तो नोट कहाँ आता है? फिजिकल डिस्क्रिप्शन के बाद आता है, ठीक है। तो वहां पे आप नोट ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये नोट कर लिया आपने? हाँ सर। ठीक है, ओके। ठीक है, तो इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग, और कोई क्वेरी अगर है तो आप पूछ सकते हो अभी आप। सर थॉरोली इलस्ट्रेटेड का क्या मीनिंग बताया? थॉरोली इल्यूस्ट्रेटेड का मतलब ये होता है कि उस बुक में पूरी बहुत हर चीज इल्यूस्ट्रेट की हुई है। इल्यूस्ट्रेट मतलब बहुत सारी पिक्चर्स है, ठीक है। पिक्चर्स है, इल्यूस्ट्रेशन है। इल्यूस्ट्रेशन मतलब या तो ग्राफ होगा कुछ, उसमें पिक्चर्स होगी, फोटोज होंगे, ये सारे इल्यूस्ट्रेशन होते हैं। एग्जाम्पल्स। हाँ, एग्जाम्पल्स नहीं, एग्जाम्पल तो हम टेक्स्ट में भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ग्राफिक्स के जरिए को बताया गया है हर चीज। जैसे ग्राफ्स हुए, पिक्चर्स हुए, लोगोज हुए, ये सारी चीजें इल्यूस्ट्रेशंस कही जाती है, ठीक है। एनी तो अदर क्वेश्चन? उसको भी हाँ बोलिए। सर उसको भी फिजिकल डिस्क्रिप्शन में ऐड करना पड़ेगा? हाँ, फिजिकल डिस्क्रिप्शन में $B में आएगा मार्क में, और पेजेस के बाद कॉलन लगा के ILL लिखना है, ठीक है। फिजिकल पेज नंबर के बाद साइज होता है ना? पेज नंबर के बाद, पेज नंबर के बाद, पेज नंबर जो है ना उसके बाद कॉलन लगा के आपको ILL लिखना है इल्यूस्ट्रेशन के लिए, और उसके बाद सेमीकोलन लगेगा, फिर साइज जो है वो आ जाएगा। तो यानी साइज और पेज नंबर उन दोनों के बीच में आएगा इल्यूस्ट्रेशन। तो दैट मींस पेज नंबर, फिर डॉट, फिर सेमीकोलन, और फिर हाँ, पेज नंबर P लिखोगे, P के बाद डॉट लगाओगे, डॉट के बाद सेमीकोलन नहीं कॉलन, कॉलन के बाद ILL डॉट, फिर सेमीकोलन और साइज, ठीक है। सारा मैंने बता दिया, पूरा सॉल्व कर दिया, ये मुझे नहीं बताना था वैसे। इल्यूस्ट्रेटेड जहां भी लिखा हो चाहे नोट में, तो ILL तो हमें वहां पे ऐड करना ही है, ठीक है। और मार्क में वो कहाँ चला जाएगा? 300 में $B में, ठीक है। $A पेज नंबर के लिए होता है, $C उसकी साइज के लिए होता है, और $B जो है वो अदर फिजिकल डिटेल्स के लिए होता है।
तो वहां पे ये आ जाएगा इल्यूस्ट्रेटेड, या ILL लिख सकते हो आप। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? कोई और क्वेरी? हो गया सब क्लियर? तो आज अभी 2 दिन में हमने जितना सीखा आपको समझ में आ रहा है ना? यस सर। सर पहली बार सारे कॉन्सेप्ट आपकी क्लास में क्लियर हो रहे हैं। मेरा काम ही वही है ना। ठीक है, तो जो भी क्वेरी है आप पूछिए। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछोगे तो उसके मैं आंसर दे सकता हूँ, मुझे नहीं पता है तो मैं अगले दिन ढूंढ के दूंगा। ठीक है, लेकिन पूछिए और उसको समझिए और इसको सीखिए। ठीक है, इसको एग्जामिनेशन, मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीखो। ठीक है, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो मास्टर्स भी करेंगे, मास्टर्स के बाद नेट क्वालिफाई भी करेंगे, PhD भी कर सकते हैं, तो ये काम आएगी। ठीक है, ये चीजें काम आएगी, है ना? तो अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। बहुत कुछ मुझे मैसेज करते हैं तो अगर लॉन्ग आंसर है तो फिर लॉन्ग आंसर मैं नहीं दे सकता, कुछ छोटे छोटे अगर आंसर्स हैं तो वो मैं दे दूंगा। ठीक है सर, मेरा एक क्वेरी था सर। हाँ बोलिए बोलिए। रिगार्डिंग ये असाइनमेंट का सबमिशन के लिए जो जिसमें ये कार्ड वगैरह कट करके बनाना है या पेपर पे हम नहीं नहीं उसी नहीं साइज नहीं, का बना? पेपर जो आप जैसे असाइनमेंट पेपर होते हैं ना, वो असाइनमेंट सर पेपर को यूज कीजिए। एक पेपर पे आप 2 कार्ड बना लीजिए, यानी वो ड्रॉ ओके कर लीजिए, बनाना नहीं है, वो कुछ कट करके कुछ अलग से कुछ नहीं करना है। राइट सर। सर एंड सर हमने तो उसकी पूरा हाँ बोलिए। मेजरमेंट करके बनाया है सर, कुछ गलत तो नहीं होगा? नहीं गलत नहीं होगा, मेजरमेंट अगर आपने किया है और 7/5 लिया है तो वो तो छोटा सा कार्ड बनेगा। हाँ सर, उसके अंदर आ भी नहीं रहा था, हमने बहुत छोटा छोटा लिखा है हाँ सर। इसीलिए ना, वो परफेक्ट जो कार्ड होता है वो टाइप होते हैं, तो टाइप के फोन छोटे होते हैं, क्लियर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उसी साइज में आप लिखोगे तो फिर कुछ नहीं आएगा। वो एक मेन एंट्री बनाने के लिए 4-4 कार्ड चाहिए। सर ये सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है। अभी मैं जैसे आरसी मुंबई से हूँ तो हमें बोला गया था कि मेजरमेंट करके प्रॉपरली एग्जैक्ट वही बनाना है, वैसे ही लिखना है सब कुछ। हाँ तो सर, सेंटर टू हमें भी सेंटर यही भी बोला डिपेंड गया है। करता है। लिख तो नहीं सकते ना, लिखेंगे कैसे आप लिखोगे? क्योंकि टाइपिंग, वो जो कार्ड्स होते हैं वो टाइपिंग के लिए होते हैं। ठीक है, अगर बोला गया तो देखिए आप अपने सेंटर को फॉलो कीजिए। अगर उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है तो फिर आपको वो फॉलो करना है। अदरवाइज हम हमारे सेंटर पे वो चीज नहीं करते। आप बनाइए, हम ये देखते हैं कि आपने कार्ड्स के रूल्स फॉलो किए हैं या नहीं किए। और अब तो वैसे ये कार्ड्स कोई बनाता ही नहीं है। ठीक है, अब मैनुअल नहीं होता, अब सारा ऑटोमेटिक होता है, ऑनलाइन होता है। ठीक है, और ऑनलाइन होता है तो मार्क ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ACR आपको वो रूल समझाता है कि आपको किस तरह से लिखना है। ठीक है, और मार्क भी उसी को फॉलो करता है। स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में जिस तरह से हम ACR 2 में लिखते हैं उसी तरह से हम मार्क में भी लिखते हैं। ठीक है, तो अगर सर आपके मार्क पहली बार आपकी हाँ क्लास में समझ में आया है। मैंने बहुत क्लासेस अटेंड की, मैंने यूट्यूब देखा, लेकिन पहली बार समझ में आपकी क्लास में ही आया है। चलो सर अच्छा डीडीसी है। भी ना थ्योरी की तरह पढ़ा रहे हैं वैसे सर, आपने जो पूरा डिटेल में पढ़ाया किसी ने नहीं पढ़ाया। देखिए मेरा ये ऑब्जेक्टिव होता है कि स्टूडेंट जो भी है उनको समझ में आए, और उसके लिए जितना भी डिटेल में मुझे जाना पड़ता है मैं खुद पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, और मार्क की मैंने एक पूरी अलग से क्लास ली थी जिसमें मैंने 2 घंटे तक केवल मार्क समझाया था। अभी तो मैं आपको ACR जी 2 के साथ वो समझा मिस हो रहा हूँ। गई थी सर उस दिन। हाँ, तो वहाँ पे वो अटेंड की होगी जिन्होंने, उनको और ज्यादा समझ में आ गया होगा, हर चीज मैंने वहाँ पे सर तो वो रिकॉर्ड नहीं है आपकी क्लास? वो रिकॉर्ड नहीं थी शायद, या होगी तो यूट्यूब पे होगी शायद, वो नहीं होगी रिकॉर्ड। सर नहीं है यूट्यूब पे, हमने सर्च हाँ किया था कल। हाँ, तो फिर वो नहीं होगी रिकॉर्ड। तो नेक्स्ट टाइम किसी को मार्क पढ़ाऊंगा तो मैं उसको फिर उसको रिकॉर्ड कर लूंगा। ठीक है, प्लीज शेयर होमवर्क क्वेश्चन वंस अगेन। ठीक है, शेयर करता हूँ, ये होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। 2 to 7 केवल है ना, आप प्रैक्टिस से ही सीख सकते हो, इसका कोई और ऑब्जेक्ट अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना। और ये सब्जेक्ट में कह रहा हूँ ना कि आप इसमें 90 के 100 भी ला सकते हो। ये ऐसा सब्जेक्ट है, आप आउट ऑफ 100 ला सकते हो, 90 अप ला सकते हो। तो ये पेपर ऐसा है,
आपके बहुत परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ा देगा ये पेपर। लेकिन ये पेपर ऐसा भी है जहाँ पे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, ठीक है। अगर किसी ने इसको नहीं पढ़ा है और वो उस कंफ्यूजन में रह गया कि जिस तरह से हम थियरी पढ़ के पास हो जाते हैं और ये पढ़ के पास हो जाएंगे, पढ़ के पास नहीं हो सकते, इसको सीखना ही पड़ता है। क्योंकि ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स सर ये हमारे पास आए हैं प्रैक्टिकल जिनका पेपर है। हाँ, जिनका थियरीज में 70% 80% आ जाता है, लेकिन इस पेपर में फेल हो जाते हो, क्योंकि ये पढ़ के नहीं समझ में आता, इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। और असाइनमेंट भी मैंने कुछ ऐसा 3-4 दिन में पहले मैंने कहा भी था कि कुछ असाइनमेंट्स सोल्ड असाइनमेंट्स करके कुछ बहुत सारे वीडियोस थे यूट्यूब पे, और उसमें मैक्सिमम एग्जांपल्स गलत थे। तो अगर ऐसे यूट्यूब चैनल्स को भी आप फॉलो कर रहे हैं ना, तो उनको भी देखिए, कहीं से भी अगर आप देख रहे हैं तो उसको वेरीफाई कीजिए कि जो आंसर आप दे रहे हैं वो सही है या नहीं है, ठीक है। नोट कर लिया ये क्वेश्चन आप लोगों ने? कर लिया सर। यस सर। ओके, ठीक है। अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आज लॉग ऑफ करते हैं। गुड नाइट सर। ओके। थैंक यू सर।